शेन लियूली के समूह से अलग होने के बाद लिन युआन अकेले आगे बढ़ता है। वो मन ही मन सोचता है कि ऐसे लोगों के साथ रहना जो हर समय भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेते हैं किसी भी डीमन बीस्ट से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक ही बात चल रही होती है, पर्पल डे लिली। वो जानता है कि ये स्पिरिट हर्ब उसके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वो जोखिम उठाकर दोबारा उसी स्थान पर लौटने का फैसला करता है। रास्ते में अचानक उसे एक भयानक हमला महसूस होता है। वो मुश्किल से बच पाता है और समझ जाता है कि अगर वो आधा कदम भी देर कर देता तो उसी क्षण राख बन चुका होता। तभी उसकी मुलाकात एल्डर ली क्वांगू से हो जाती है। ली क्वांगू आश्चर्य से पूछते हैं कि लिन युआन अकेला यहाँ क्या कर रहा है। उन्हें याद है कि वो शेन लियूली के समूह के साथ गया था। लिन युआन तुरंत बहाना बना देता है। वो बताता है कि ब्लड मिस्ट फैलने के दौरान वो शेन लियूली से बिछड़ गया और अब उन्हें खोज रहा है। उसे उम्मीद है कि शेन लियूली भी आसपास ही उसे ढूंढ रही होंगी। ली क्वांगू तुरंत प्रस्ताव रखते हैं कि लिन युआन फिलहाल उनके साथ चले। उनके अनुसार वे उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। लिन युआन बाहर से सम्मान दिखाते हुए उनकी बात मानने का नाटक करता है, लेकिन भीतर ही भीतर समझ जाता है कि यदि वो सचमुच उनके साथ चला गया तो शायद जीवित वापस न लौट सके। वो कहता है कि उसे पहले एक महत्वपूर्ण स्पिरिट हर्ब लेनी है और एल्डर थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, लेकिन ली क्वांगू स्वयं उसके साथ चलने का निर्णय लेते हैं। अब लिन युआन समझ जाता है कि वो उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो उन्हें उसी स्थान पर ले जाता है जहां पर्पल डे लिली मौजूद थी। रास्ते में वो मासूम बनकर पूछता है कि एल्डर उस स्पिरिट हर्ब को उससे छीनेंगे तो नहीं, लेकिन जैसे ही ली क्वांगू पर्पल डे लिली को देखते हैं उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगता है। वे तुरंत पहचान लेते हैं कि ये एक अत्यंत दुर्लभ स्पिरिट हर्ब है। उनके अनुसार इसकी सहायता से भविष्य में मिड कोर फॉर्मेशन रियल्म तक ब्रेक थ्रू करने की आशा पैदा हो सकती है। वे लिन युआन से पूछते हैं कि क्या ये स्पिरिट हर्ब उसी की है। लिन युआन तुरंत इनकार कर देता है। वो बताता है कि ये हर्ब उसे और शेन लियूली को साथ में मिली थी, लेकिन ब्लड मिस्ट आने के कारण वे उसे तोड़ नहीं पाए और अलग हो गए। फिर वो एल्डर ली को याद दिलाता है कि यदि वे ये हर्ब ले लेंगे तो शेन लियूली को वो क्या जवाब देगा, लेकिन ली क्वांगू हंसने लगते हैं। वे कहते हैं कि व्हाइट क्लाउड वैली के सभी खजाने उसी के होते हैं जिसे भाग्य प्राप्त हो। पहले ये हर्ब लिन युआन के भाग्य में नहीं थी, लेकिन अब ये उनके हाथ में आ गई है, इसलिए अब उसी की है। लिन युआन फिर भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, शेन लियूली भी जल्द ही यहाँ पहुंच सकती हैं, लेकिन ली क्वांगू उसकी एक नहीं सुनते और पर्पल डे लिली तोड़ने आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी क्षण लिन युआन मन ही मन मुस्कुरा उठता है। उसे पहले से ही शक था कि इतनी मूल्यवान स्पिरिट हर्ब के पास कोई शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट अवश्य होगा। जैसे ही ली क्वांगू पर्पल डे लिली के पास पहुंचते हैं, विशाल टियर 3 जायंट पाइथन फिर से प्रकट हो जाता है और सीधे उन पर हमला कर देता है। लिन युआन सुरक्षित दूरी से ये सब देखता रहता है। ली क्वांगू बुरी तरह फांस जाते हैं और जायंट पाइथन उनसे लगातार भिड़ जाता है। उसी समय एल्डर ली का डिसाइपल भी वहां पहुंच जाता है। लिन युआन उससे पूछता है कि उसका मास्टर इतने बड़े खतरे में है, फिर भी वो उसकी सहायता करने क्यों नहीं जा रहा। लेकिन वो डिसाइपल बिल्कुल ठंडे स्वर में जवाब देता है कि ली क्वांगू उसके असली मास्टर नहीं है। अगर वे मर भी गए तो सेक्ट में उसके लिए दूसरा सहारा मिल जाएगा। ये सुनकर लिन युआन भी हैरान रह जाता है। उधर ली क्वांगू लगातार मदद के लिए पुकारते रहते हैं, लेकिन उनका डिसाइपल उन्हें बचाने आगे नहीं बढ़ता। लिन युआन मन ही मन सोचता है कि यह व्यक्ति अपने मास्टर के प्रति बिल्कुल भी वफादार नहीं है। आखिरकार जायंट पाइथन के लगातार हमलों के बीच ली क्वांगू किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकलते हैं, हालांकि उन्हें गंभीर चोटें लग चुकी होती हैं। लिन युआन ये देखकर हैरान होता है कि तीसरे स्तर के स्पिरिट बीस्ट के 2 सीधे हमले सहने के बाद भी लाई क्वांगू अभी तक जीवित हैं। इसके बाद लाई क्वांगू का डिसाइपल फिर लिन युआन के सामने रह जाता है। वो लिन युआन पर आरोप लगाता है कि उसने जानबूझकर उसे मरवाने की कोशिश की। लिन युआन बिना किसी झिझक के जवाब देता है कि उनके बीच कभी कोई भाईचारा नहीं था। केवल इनर डिसाइपल बन जाने से कोई अपना नहीं हो जाता। उसके लिए वे केवल ऐसे लोग हैं जो शुरू से उसके खिलाफ षड्यंत्र करते आए हैं। आगे बढ़ते हुए लिन युआन उस स्थान पर पहुंचता है जहां पहले ब्लड मिस्ट में शेन लियूली की एक डिसाइपल गायब हुई थी, लेकिन वहां न तो कोई शव मिलता है और न ही किसी के अवशेष। लिन युआन सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो डिसाइपल जीवित बच गई या ब्लड मिस्ट ने उसे पूरी तरह मिटा दिया। आगे चलते हुए वो अपने साथ इकट्ठा किए गए स्क्रैप मटेरियल्स की सहायता से एक क्षतिग्रस्त मैजिक वेपन की मरम्मत करता है। वो राहत महसूस करता है कि अभियान शुरू होने से पहले उसने पर्याप्त स्क्रैप इकट्ठा कर लिया था, वरना इतनी मूल्यवान वस्तु को ठीक करना संभव नहीं होता। कुछ देर बाद उसे दूर से लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। लिन युआन सावधानी से वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो लड़ाई के निशान देखकर तुरंत समझ जाता है कि यह हमला बिल्कुल उसी तरह का है जैसा पहले ब्लड मैडमैन ने किया था। उसे आश्चर्य होता है कि डीमन साउंड सेक्ट का कोई कल्टिवेटर क्लाउड हिडन सेक्ट के इतने अंदर तक कैसे पहुंच गया। उसी समय उसे शेन लियूली दिखाई देती हैं। ब्लड मिस्ट में अपनी डिसाइपल को बचाने की कोशिश करते हुए वे पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी होती हैं। लिन युआन मन ही मन अफसोस करता है कि एक अच्छी मास्टर को आखिरकार अपने ही डिसाइपल्स की जिद की कीमत चुकानी पड़ी। उसी समय सामने मौजूद डिमोनिक कल्टिवेटर स्थिति का लाभ उठाने का फैसला करता है। वो कहता है कि शेन लियूली पहले से घायल है और उनके साथ केवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म का एक डिसाइपल है। यदि वो आज दोनों को मार दे तो डीमन साउंड सेक्ट में उसका बड़ा योगदान माना जाएगा। शेन लियूली अपने साथ मौजूद डिसाइपल से तुरंत सहायता लाने के लिए कहती हैं, लेकिन सामने वाला डिमोनिक कल्टिवेटर उनका मजाक उड़ाता है। वो पूछता है कि क्या एक कोर फॉर्मेशन एल्डर अब फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के कल्टिवेटर से भी डरने लगी है। शेन लियूली स्वीकार करती हैं कि उनकी चोटें बहुत गंभीर हैं। उनकी वास्तविक शक्ति अब पहले की 10% भी नहीं बची। लिन युआन ये सुनकर समझ जाता है कि स्थिति उसकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर है। दूसरी ओर डिमोनिक कल्टिवेटर शेन लियूली के साथ मौजूद महिला डिसाइपल को देखकर अश्लील बातें करने लगता है।
लगता है और उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देता है। महिला उसे घृणा से देखती है और तभी लिन युआन अचानक उसकी फ्लाइंग सॉर्ड पर नजर डालता है। उसे लगता है कि ये फ्लाइंग सॉर्ड कहीं पहले भी देखी हुई है। बिना समय गंवाए लिन युआन तुरंत हमला करता है, लेकिन सामने वाला डेमोनिक कल्टीवेटर असाधारण तेज प्रतिक्रिया देता है। वो अपने विशेष गोंग जैसे मैजिक वेपन से एक साथ हमला भी रोक लेता है और अपनी रक्षा भी कर लेता है। लिन युआन समझ जाता है कि यह मैजिक वेपन एक साथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों प्रकार का है, इसलिए ये विरोधी सामान्य कल्टीवेटर नहीं है। डेमोनिक कल्टीवेटर हंसते हुए कहता है कि लिन युआन ने उसे लगभग धोखा दे ही दिया था। वो अनुमान लगाता है कि लिन युआन क्लाउड हिडन सेक्ट का कोई कोर डिसाइपल होगा। इसके बाद वो अपना नाम बताता है, यूमिंग। यूमिंग गर्व से घोषणा करता है कि आज वो क्लाउड हिडन सेक्ट के एक एल्डर और एक प्रतिभाशाली डिसाइपल दोनों को एक साथ मारकर डीमन साउंड सेक्ट में महान योगदान प्राप्त करेगा। महिला डिसाइपल उसका नाम सुनते ही समझ जाती है कि सामने खड़ा व्यक्ति वही कुख्यात यूमिंग है जिसकी निर्दयता पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। यूमिंग बिना किसी झिझक के स्वीकार करता है कि आज वहां मौजूद सभी लोग उसकी तलवार से मरेंगे। गंभीर रूप से घायल शेन ल्यूली की स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है। उनकी आंतरिक चोटें अब नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। यूमिंग इस अवसर को देखकर जोर से हंसता है और अंतिम हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक उसी निर्णायक क्षण पर लिन युआन तुरंत फॉर्मेशन का सहारा लेने की तैयारी करता है। यूमिंग का अंतिम हमला आते ही लिन युआन बिना एक पल गंवाए अपना फॉर्मेशन सक्रिय कर देता है। यूमिंग कुछ क्षण के लिए फॉर्मेशन के भीतर फंस जाता है, लेकिन वो तुरंत जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसकी शक्ति इतनी भयानक होती है कि फॉर्मेशन के भीतर रहते हुए भी वो बाहर लगे फॉर्मेशन फ्लैग्स तक को अपनी ताकत से हिला देता है। ये देखकर लिन युआन के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने इस डिमोनिक कल्टीवेटर की शक्ति को बहुत कम आंका था। यूमिंग साधारण शत्रु बिल्कुल नहीं है। यूमिंग जोर से हंसते हुए कहता है कि लिन युआन ने भागने की बजाय रुककर बहुत बड़ी गलती की है। उसके अनुसार इतनी सी फॉर्मेशन उसे रोकने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, लेकिन लिन युआन पीछे नहीं हटता। मौका मिलते ही वो लगातार पलटवार करता है। दोनों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ जाता है। आखिरकार एक हमला सीधे यूमिंग को लग जाता है। लिन युआन को महसूस होता है कि उसका वार सफल हुआ है। इसी दौरान शेन ल्यूली अचानक सावधान करती हैं कि ब्लड मिस्ट फिर से लौट रही है। लिन युआन तुरंत हवा में फैलती धुंध को महसूस करता है। इस बार उसे उसमें हल्की सी सुगंध भी महसूस होती है। शेन ल्यूली आश्चर्य से पूछती हैं कि उसने इतनी जल्दी ये बात कैसे पहचान ली। यूमिंग समझ जाता है कि अब अधिक देर रुकना उसके लिए ठीक नहीं होगा। जाते जाते वो लिन युआन को घूर कर कहता है कि आज की बात यहीं समाप्त नहीं हुई है। वो भविष्य में इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। इतना कहकर वो वहां से पीछे हट जाता है। लिन युआन तुरंत शेन ल्यूली से कहता है कि यूमिंग गंभीर रूप से घायल हो चुका है, तभी वो भागने पर मजबूर हुआ। अब उन्हें भी तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। कुछ दूर पहुंचने के बाद शेन ल्यूली की हालत फिर बिगड़ने लगती है। लिन युआन इधर उधर बिखरे हुए सामान और खजाने देखता है। एक पल के लिए उसे एहसास होता है कि वहां बहुत मूल्यवान वस्तुएं पड़ी हैं, लेकिन वो तुरंत उन्हें छोड़ देता है। उसके लिए इस समय जान बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। रास्ते में वो सोचने लगता है कि डीमन साउंड सेक्ट के लोग क्लाउड हिडन सेक्ट के क्षेत्र तक कैसे पहुंच गए। यदि केवल यूमिंग ही नहीं बल्कि पूरी डिमोनिक सेक्ट यहां मौजूद हुई तो ये साधारण घटना नहीं होगी। वो मन ही मन हिसाब लगाता है कि अभी वो केवल शुरुआती फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल में पहुंचा है। यदि वास्तव में दो सेक्ट के बीच युद्ध छिड़ गया तो वो मुख्य लड़ाकों में भी गिना जाएगा और सबसे पहले बलि चढ़ने वालों में भी। इसी दौरान ब्लड मिस्ट का प्रभाव सामने आने लगता है। शेन ल्यूली अचानक अपना संतुलन खो बैठती हैं। लिन युआन तुरंत उन्हें संभाल लेता है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसे समझ में आता है कि इस बार ब्लड मिस्ट में केवल जहर ही नहीं बल्कि एक एफ्रोडीजियक प्रभाव भी मिला हुआ है। उसे याद आता है कि पहले मिली शियो मायर जॉयफुल यूनियन सेक्ट से जुड़ी हुई थी और वो डीमन साउंड सेक्ट के कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर काम कर रही थी। अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि डीमन साउंड सेक्ट और जॉयफुल यूनियन सेक्ट काफी समय से एक दूसरे के सहयोगी हैं। कुछ समय बाद ब्लड मिस्ट का असर कम हो जाता है और शेन ल्यूली होश में आ जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि बेहोशी की हालत में उन्होंने अपने जूनियर डिसाइपल के सामने अपना संयम खो दिया था। सौभाग्य से लिन युआन ने पूरे समय मर्यादा बनाए रखी। शेन ल्यूली अपनी चोटों की जांच करती हैं। वो बताती हैं कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग समाप्त हो चुकी है। लिन युआन तुरंत उन्हें अपनी उच्च गुणवत्ता वाली स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी पिल्स देता है। शेन ल्यूली हैरान रह जाती हैं कि एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर के पास इतनी उच्च स्तर की पिल्स कैसे हो सकती हैं। लिन युआन केवल इतना कहता है कि फिलहाल इन बातों का समय नहीं है, पहले उन्हें अपनी शक्ति वापस प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि व्हाइट क्लाउड वैली उनकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक है। कुछ देर बाद शेन ल्यूली स्वीकार करती हैं कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो कुछ हद तक वापस आ गई है, लेकिन उनकी आंतरिक चोटें बहुत गंभीर हैं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ब्लड मिस्ट ने उनके गोल्डन कोर तक को नुकसान पहुंचा दिया था। अब उनकी वास्तविक शक्ति घटकर लगभग मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के बराबर रह गई थी। लिन युआन उन्हें याद दिलाता है कि उसने पहले ही ब्लड मिस्ट में जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो अपनी डिसाइपल जूनियर सिस्टर लाई को बचाने चली गई। शेन ल्यूली दुखी होकर बताती हैं कि वो अंत में केवल अपनी डिसाइपल का शव ही ढूंढ पाई। लिन युआन गहरी सांस लेकर कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी, एक दिन उनके अपने डिसाइपल ही उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा देंगे। वो समझाता है कि जब कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर तक ब्लड मिस्ट में सुरक्षित नहीं रह सकता तब केवल भावनाओं के कारण वहां जाना समझदारी नहीं थी। शेन ल्यूली शांत स्वर में जवाब देती हैं कि वो उसकी बात समझती हैं, लेकिन वो अपनी डिसाइपल को मरने के लिए छोड़ नहीं सकती थी। अगर कभी लिन युआन भी ऐसी स्थिति में होता तो वो उसे बचाने की कोशिश भी अवश्य करती। लिन युआन उनके उत्तर से थोड़ा निराश होता है। उसके अनुसार यदि किसी को बचाने की कोई वास्तविक संभावना ही न हो तो केवल भावनाओं के
कारण स्वयं को भी संकट में डाल देना उचित निर्णय नहीं है। कुछ देर बाद वो पूछता है कि अब शेन ल्यूली आगे क्या करना चाहती हैं। शेन ल्यूली निर्णय लेती हैं कि वो अब नेसेंट सोल एक्सपर्ट के केव की खोज जारी नहीं रखेंगी। सबसे पहले उन्हें अपने सभी डिसाइपल्स को ढूंढकर सुरक्षित क्लाउड हिडन सेक्ट वापस ले जाना होगा। लिन युआन इस निर्णय से सहमत हो जाता है। शेन ल्यूली बताती हैं कि उनके डिसाइपल्स शायद उसी स्थान पर लौटेंगे जहां पिछली बार सबने विश्राम किया था। दोनों उसी दिशा में चल पड़ते हैं। रास्ते में शेन ल्यूली स्वीकार करती हैं कि व्हाइट क्लाउड वैली में दिशा पहचानना बहुत कठिन हो गया है। तब लिन युआन आगे चलकर रास्ता पहचानने की जिम्मेदारी लेता है। शेन ल्यूली उसकी सतर्कता की प्रशंसा करती हैं। लिन युआन मुस्कुराकर कहता है कि यह कोई विशेष बुद्धिमानी नहीं है, वो केवल मरना नहीं चाहता, इसलिए हर समय पहले से अधिक सोचकर चलता है। कुछ दूर जाने के बाद लिन युआन को जमीन पर गतिविधि के निशान दिखाई देते हैं। उसे विश्वास हो जाता है कि शेन ल्यूली के डिसाइपल्स कुछ समय पहले यहां अवश्य आए थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं होता। लिन युआन अनुमान लगाता है कि वे लोग शायद फिर किसी नए खतरे में फंस गए हैं। वो शेन ल्यूली से पूछता है कि क्या उनके पास अपने डिसाइपल से संपर्क करने का कोई और तरीका है। साथ ही वो सलाह देता है कि उनकी वर्तमान चोटों को देखते हुए शायद उन्हें पहले सेक्ट लौटकर उपचार कराना चाहिए। यदि उसे रास्ते में उनके डिसाइपल्स मिले तो वो स्वयं उन्हें वापस भेज देगा, लेकिन शेन ल्यूली अपने डिसाइपल्स को छोड़े बिना लौटने से इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं कि जब तक उन्हें स्वयं सुरक्षित बाहर न निकाल लें तब तक वापस नहीं जाएंगी। लिन युआन उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनके साथ आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद उन्हें सामने एक कल्टीवेटर दिखाई देता है। पहली नजर में लिन युआन समझ जाता है कि वो डीमन साउंड सेक्ट का नहीं बल्कि सीकिंग इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल है, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ अजीब बात दिखाई देती है। लिन युआन शेन ल्यूली से कहता है कि व्हाइट क्लाउड वैली में डिमोनिक कल्टीवेटर्स की संख्या असामान्य रूप से अधिक है। यह सामान्य घटना नहीं हो सकती। वो अपनी आशंका व्यक्त करता है कि शायद डीमन साउंड सेक्ट को भी नासेंट सोल एक्सपर्ट के केव की जानकारी मिल चुकी है। यदि डीमन साउंड सेक्ट और जॉयफुल यूनियन सेक्ट ने मिलकर हमला किया है तो इसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में डिमोनिक कल्टीवेटर्स पहले से यहां मौजूद हैं। लिन युआन तुरंत कहता है कि यह सूचना किसी भी तरह सेक्ट लीडर तक पहुंचनी चाहिए। यदि समय रहते तैयारी न की गई तो क्लाउड हिडन सेक्ट और डिमोनिक सेक्ट्स के बीच खुला युद्ध भी छिड़ सकता है। शेन ल्यूली उसकी बात से सहमत होती हैं, लेकिन फिलहाल सेक्ट लीडर कहां हैं ये किसी को पता नहीं होता। लिन युआन उन्हें फिर सलाह देता है कि सबसे पहले अपनी चोटों को ठीक करें, चाहे डिमोनिक सेक्ट से लड़ना हो या नेसेंट सोल एक्सपर्ट के केव की खोज करनी हो। बिना पर्याप्त शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। तभी सामने वाला कल्टीवेटर उनसे पूछता है कि क्या वे जॉयफुल यूनियन सेक्ट के डिसाइपल हैं। लिन युआन हंसते हुए कहता है कि शेन ल्यूली जैसी गंभीर और शांत एल्डर किसी भी तरह जॉयफुल यूनियन सेक्ट की डीमोनेस जैसी नहीं लग सकती। इसके बाद वो व्यक्ति अपना परिचय मिंकू के रूप में देता है और कहता है कि वो रिफाइनिंग गोस्ट सेक्ट का डिसाइपल है। लिन युआन और शेन ल्यूली तुरंत समझ जाते हैं कि अब एक और डिमोनिक सेक्ट भी इस केव में पहुंच चुकी है। मिंकू बातचीत के दौरान बताता है कि रास्ते में उसकी क्लाउड हिडन सेक्ट के कई डिसाइपल से लड़ाई हुई थी। वो ये भी कहता है कि उसे कुछ महिला डिसाइपल्स मिली थीं और वो उन सबको मार डालना चाहता था। ये सुनते ही लिन युआन समझ जाता है कि शेन ल्यूली की बाकी डिसाइपल्स भी बड़े खतरे में हैं। अगले ही क्षण मिंकू अपना असली इरादा प्रकट करता है। वो अचानक हमला कर देता है। उसके साथ 5 पपेट्स भी सक्रिय हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की शक्ति फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर के बराबर होती है। शेन ल्यूली तुरंत आगे बढ़कर लिन युआन से कहती हैं कि पपेट से वो स्वयं निपटेंगी, क्योंकि घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट की तकनीकें बेहद चालाक और खतरनाक होती हैं। शेन ल्यूली तुरंत स्थिति का आकलन करती हैं। वो समझ जाती हैं कि सामने वाले घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट के कल्टीवेटर के पपेट्स जितनी देर तक सक्रिय रहेंगे, लड़ाई उतनी ही लंबी चलेगी। उनकी वर्तमान चोटों के साथ लंबे समय तक लड़ना उनके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए वो तुरंत योजना बनाती हैं। वो लिन युआन से कहती हैं कि वो सीधे पपेट कंट्रोलर पर हमला करे, जबकि वो स्वयं सभी पपेट्स को रोकेंगी। सामने वाला कल्टीवेटर लड़ाई रोकने का नाटक करते हुए कहता है कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन शेन ल्यूली उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो स्पष्ट कहती हैं कि सामने वाला घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट का कल्टीवेटर है और वे क्लाउड हिडन सेक्ट के डिसाइपल हैं। ऐसी स्थिति में शांति की बातें करना केवल समय बर्बाद करना है। इसी दौरान शेन ल्यूली की नजर लिन युआन की फ्लाइंग सॉर्ड पर पड़ती है। उन्हें वो सॉर्ड कुछ जानी पहचानी लगती है। उन्हें याद आता है कि ब्लड मिस्ट में उनकी अपनी सॉर्ड फॉर्मेशन पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि लिन युआन की फ्लाइंग सॉर्ड न केवल सुरक्षित है बल्कि पहले से भी अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। वो कुछ पल के लिए हैरान होती हैं, लेकिन लिन युआन सहज भाव से बात टाल देता है और कहता है कि सभी फ्लाइंग सॉर्ड्स लगभग एक जैसी ही दिखाई देती हैं। उधर घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट का कल्टीवेटर अचानक लिन युआन को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसे पहले लाई फेंग के नाम से जाना गया था, जबकि उसका असली नाम लिन युआन है। वो खुशी से चिल्लाता है कि आज उसे बड़ा इनाम मिलने वाला है। ब्लड मैडमैन ने लिन युआन के सिर पर 500 स्पिरिट स्टोन्स का इनाम रखा है। ये सुनकर लिन युआन भी मजाक में कहता है कि अगर इनाम इतना बड़ा है तो क्यों ना वो स्वयं उसके साथ चलकर आधा इनाम बांट ले। घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट का कल्टीवेटर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसी समय लिन युआन चुपके से अपना इल्यूजनरी 5 एलिमेंट्स अरे सक्रिय कर देता है। अचानक दोनों दुश्मन फॉर्मेशन के भीतर फंस जाते हैं। घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट के दोनों कल्टीवेटर्स घबरा जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि वे इल्यूजन अरे में प्रवेश कर चुके हैं। फॉर्मेशन के प्रभाव से उनका तालमेल पूरी तरह बिगड़ जाता है। उनमें से एक डर कर जान की भीख मांगने लगता है। वो कहता है कि वो जॉयफुल यूनियन सेक्ट का डिसाइपल है और यदि उसे छोड़ दिया जाए तो वो किसी भी प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। लेकिन लिन युआन बिल्कुल दया नहीं दिखाता। वो मन ही मन सोचता है कि दुश्मन पर दया करना अंततः स्वयं पर अत्याचार करने के बराबर होता है। इसके बाद वो निर्णायक हमला करता है।
घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट के कल्टीवेटर का नेटाल मैजिक वेपन भी उसके हमले से टूट जाता है। अब वो सचमुच डर जाता है और कहता है कि उनका लिन युआन से कोई व्यक्तिगत वैर नहीं है, लेकिन लिन युआन साफ कह देता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के शत्रु हैं। कुछ ही देर में दोनों दुश्मन पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। शेन ल्यूली ये देखकर प्रभावित हो जाती हैं। वो कहती हैं कि लिन युआन ने अकेले 2 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को इतनी आसानी से हरा दिया। ऐसी निर्दयी और निर्णायक लड़ाई की शैली तो कई कोर डिसाइपल्स में भी देखने को नहीं मिलती। इसके बाद दोनों बचे हुए डिमोनिक कल्टीवेटर से पूछताछ शुरू करते हैं। शेन ल्यूली उससे क्लाउड हिडन सेक्ट की महिला डिसाइपल्स का पता पूछती हैं। वो पहले सौदा करने की कोशिश करता है। उसका कहना होता है कि यदि उसे जीवित छोड़ने का वादा किया जाए तभी वो जानकारी देगा। शेन ल्यूली साफ कहती हैं कि उसके पास कोई शर्त रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो फिर भी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि यदि उसे जाने नहीं दिया गया तो वो कुछ नहीं बताएगा। आखिरकार शेन ल्यूली उससे वादा करती हैं कि यदि वो सही जानकारी देगा तो उसे जाने दिया जाएगा। वो फिर भी शपथ की मांग करता है। शेन ल्यूली नाराज होकर कहती हैं कि अगर वो झूठ बोलेगा तो वे तुरंत पहचान लेंगी। ये सुनकर वो बताता है कि क्लाउड हिडन सेक्ट की महिला डिसाइपल्स में एक बहुत ही जिद्दी लड़की है, जो ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं, लेकिन उसका स्वभाव बेहद उग्र है। शेन ल्यूली तुरंत समझ जाती हैं कि वो वेन वेन की बात कर रहा है। दबाव बढ़ाने पर वो आखिरकार बताता है कि वे सभी लगभग 10 मील दूर एक स्थान पर देखी गई थीं। जानकारी मिलते ही शेन ल्यूली उसे वहां से जाने का आदेश देती हैं और तुरंत अपनी डिसाइपल्स की ओर बढ़ने लगती हैं, लेकिन लिन युआन उन्हें रोकता है। वो पहले मारे गए घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट के कल्टीवेटर की पपेट टेक्निक का निरीक्षण करने लगता है। शेन ल्यूली उसे याद दिलाती हैं कि पपेट्री एक डिमोनिक टेक्निक है और उसका अध्ययन करना उचित नहीं है। लिन युआन मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसका घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। वो केवल दुश्मन की तकनीकों को समझना चाहता है। आखिर अपने शत्रु को अच्छी तरह जानना ही भविष्य की जीत की कुंजी है। इतने में दूर से फिर ब्लड मिस्ट दिखाई देने लगती है। लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि संभवतः वेन वेन और बाकी लोगों ने फिर कोई गलती कर दी है, जिससे ब्लड मिस्ट दोबारा सक्रिय हो गई है। शेन ल्यूली बेचैन हो उठती हैं, लेकिन लिन युआन उन्हें शांत रहने की सलाह देता है। वो कहता है कि पहले ब्लड मिस्ट के हटने का इंतजार करना ही सबसे सुरक्षित होगा। इसी बीच सामने से एक परिचित व्यक्ति भागता हुआ दिखाई देता है। लिन युआन तुरंत उसे पहचान लेता है। वो शुए क्वांग डीमन साउंड सेक्ट का यंग मास्टर होता है। लिन युआन तुरंत शेन ल्यूली से कहता है कि यदि वो उसे ब्लड मिस्ट में फंसा सकें तो ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए बड़ा उपकार होगा। शुए क्वांग बेहद तेज गति से भागने लगता है। लिन युआन हैरान रह जाता है जब उसके पीछे अचानक विशेष विंग्स प्रकट हो जाते हैं। वो तुरंत शेन ल्यूली से कहता है कि यदि वे शुए क्वांग को मार दें तो उसके वे पंख उसे अवश्य दिए जाएं। शेन ल्यूली बिना झिझक सहमत हो जाती हैं। शुए क्वांग पीछे मुड़कर लिन युआन को ललकारता है और उसे खुली चुनौती देता है, लेकिन लिन युआन मन ही मन हंसता है, क्योंकि शुए क्वांग अब भी उसे ली फेंग समझ रहा होता है। वो सोचता है कि चाहे जितनी गालियां दे, उसका असली नाम तो किसी को पता ही नहीं है। इसी दौरान शुए क्वांग अपने साथियों को आदेश देता है कि वे घायल कोर फॉर्मेशन एल्डर को रोकें, जबकि वो बाकी लोगों से निपटेगा। दोनों पक्षों के बीच एक और संघर्ष शुरू हो जाता है, लेकिन क्लाउड हिडन सेक्ट के लोगों की संख्या अधिक होने के कारण डिमोनिक कल्टीवेटर्स धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। आखिरकार शुए क्वांग पीछे हटने का आदेश देता है। जाते जाते वो फिर चिल्लाकर कहता है कि भविष्य में वो ली फेंग को टुकड़े टुकड़े कर देगा। उनके भागते ही सामने से एल्डर ली क्वांगू आ जाते हैं। लिन युआन तुरंत उन्हें प्रणाम करता है। ली क्वांगू सबसे पहले पर्पल डेलिली की घटना याद करते हैं। उन्हें शक होता है कि शायद लिन युआन को पहले से ही टियर 3 जायंट पाइथन के बारे में पता था। फिर वे अपने डिसाइपल ली फेंग के बारे में पूछते हैं। लिन युआन पूरी शांति से जवाब देता है कि वो अपने सीनियर ब्रदर से बिछड़ गया था। जहां तक डिमोनिक कल्टीवेटर्स द्वारा ली फेंग का नाम लेने की बात है, संभव है कि उनके बीच पहले से कोई दुश्मनी रही हो। ली क्वांगू कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके मन में संदेह बना रहता है। उधर शेन ल्यूली बताती हैं कि उनकी चोटें बहुत गंभीर हैं और अब वो व्हाइट क्लाउड वैली की खोज जारी नहीं रखेंगी। साथ ही उन्होंने यहाँ बड़ी संख्या में डिमोनिक कल्टीवेटर्स के निशान भी देखे हैं। ये सूचना तुरंत सेक्ट लीडर तक पहुंचाना आवश्यक है ताकि क्लाउड हिडन सेक्ट पहले से तैयारी कर सके। ली क्वांगू भी सहमत होते हैं। वो बताते हैं कि स्वयं उनका भी जायंट पाइथन से सामना हुआ था और अब उनकी चोटें भी गंभीर हैं, इसलिए वापस लौटना ही उचित रहेगा। इसके बाद दोनों एल्डर्स लिन युआन से कहते हैं कि वो भी उनके साथ सेक्ट वापस चलें। वे उसे याद दिलाते हैं कि गू ही ने भी उसे उनकी देखरेख में सौंपा था, लेकिन लिन युआन विनम्रता से मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी टैलेंट बहुत साधारण है। यदि वो ऐसे दुर्लभ अवसरों का लाभ नहीं उठाएगा तो भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए वो व्हाइट क्लाउड वैली में रुककर आगे भी खोज जारी रखना चाहता है। शेन ल्यूली उसे समझाती हैं कि वो अभी युवा है, भविष्य में ऐसे अवसर फिर मिल सकते हैं। गू ही की ओर से भी संदेश पहुंचाया जाता है कि सेक्ट लौटने के बाद उसके लिए और भी पिल्स तैयार की जाएंगी, जिससे उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ सके। लेकिन लिन युआन मन ही मन समझ जाता है कि ली क्वांगू उसे किसी भी तरह वापस सेक्ट ले जाना चाहते हैं और उनके इरादे बिल्कुल साफ नहीं है। बाहर से वो सम्मान बनाए रखते हुए कहता है कि कुछ दिनों बाद वो स्वयं वापस लौट आएगा। आखिरकार दोनों एल्डर्स उसकी इच्छा का सम्मान करते हैं। शेन ल्यूली आखिरी बार उसे सावधान रहने की सलाह देती हैं और विशेष रूप से चेतावनी देती हैं कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ बिना आवश्यकता सीधे युद्ध न करे। लिन युआन दोनों एल्डर्स को प्रणाम करता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो पूरी सावधानी से आगे बढ़ेगा। जाते जाते ली क्वांगू भी उसे कहते हैं कि अपनी जान की रक्षा सबसे पहले करे और किसी भी कीमत पर व्हाइट क्लाउड वैली में व्यर्थ अपनी जान न गंवाए।
क्लाउड हिडन सेक्ट के एल्डर्स और बाकी लोगों से अलग होने के बाद लिन युआन अकेले व्हाइट क्लाउड वैली की गहराइयों की ओर बढ़ जाता है। जाते जाते वो मन ही मन सोचता है कि उसके दोनों सीनियर अंकल्स शायद चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मर जाए, लेकिन अब उसे केवल अपने ऊपर ही भरोसा करना होगा। रास्ते में वो अपने पास मौजूद मैजिक वेपन्स का आकलन करता है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर तो एक मजबूत ढाल की तरह काम कर सकता है, लेकिन अभी भी उसके पास कई ऐसी टेक्निक्स नहीं हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। वो मन ही मन तय करता है कि यदि अवसर मिला तो उस स्पिरिट फॉक्स को पकड़कर उसकी कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में जरूर पता लगाएगा। आगे बढ़ते हुए लिन युआन पूरे हालात पर विचार करता है। अब तक डीमन साउंड सेक्ट, जॉयफुल यूनियन सेक्ट और घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट, तीनों बड़े डिमोनिक सेक्ट्स इस स्थान पर पहुंच चुके हैं। उसे साफ समझ आ जाता है कि उनका लक्ष्य केवल नैसेंट सोल एक्सपर्ट का केव नहीं है, वे क्लाउड हिडन सेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लिन युआन तुरंत निर्णय लेता है कि चाहे उसे कोई अवसर मिले या नहीं, 3 दिनों के भीतर उसे हर हाल में सेक्ट वापस लौटना होगा। इसी दौरान उसकी नजर अचानक ये ज़ांगफंग पर पड़ती है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि ये ज़ांगफंग अकेला दिखाई दे रहा होता है। लिन युआन सोचने लगता है कि अभी कुछ क्षण पहले तक ये ज़ांगफंग यहीं था, लेकिन देखते ही देखते वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। लिन युआन अनुमान लगाता है कि शायद इस स्थान के भीतर कोई छिपा हुआ स्वतंत्र क्षेत्र या सीक्रेट स्पेस मौजूद है। वो बिना देर किए उसी दिशा में आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद वो एक बिल्कुल अलग स्थान पर पहुंच जाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि व्हाइट क्लाउड वैली केवल बाहरी आवरण था, असली नैसेंट सोल एक्सपर्ट का निवास शायद यही है। वहां उसे विशालकाय हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। उनकी बनावट देखकर वो अनुमान लगाता है कि जीवित अवस्था में ये कम से कम एक टियर 3 स्पिरिट बीस्ट रहा होगा। उसी समय उसे सामने से आवाजें सुनाई देती हैं। लिन युआन छिपकर देखता है कि ये ज़ांगफंग किसी विशाल जीव से बात कर रहा है। ये ज़ांगफंग उस जीव से कह रहा होता है कि यदि वो उसे अपना मास्टर मान ले तो वो उसे इस कैद से मुक्त करने का तरीका ढूंढ लेगा। सामने से गुस्से भरी आवाज आती है। वो जीव स्वयं को एक महान ड्रैगन बताता है और कहता है कि वो किसी साधारण फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर को अपना मास्टर कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये सुनकर लिन युआन चौंक जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इस दुनिया में सचमुच ड्रैगन भी मौजूद हैं, जबकि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ड्रैगन रेस बहुत पहले विलुप्त हो चुकी थी। ये ज़ांगफेंग उस ड्रैगन को समझाने की कोशिश करता है कि यदि वो हमेशा के लिए कैद रहना नहीं चाहता तो पहले उसे अपना मास्टर मान ले। ड्रैगन उल्टा प्रस्ताव रखता है कि पहले उसे मुक्त किया जाए, फिर वो मास्टर स्वीकार कर लेगा। ये ज़ांगफेंग उस पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद ही वो ड्रैगन को मुक्त करेगा। कुछ देर बहस के बाद ड्रैगन मान जाता है। वो ये ज़ांगफेंग को एक विशेष तरल पदार्थ निगलने के लिए देता है और कहता है कि यही मास्टर कॉन्ट्रैक्ट का माध्यम है। ये ज़ांगफेंग उसे लेने ही वाला होता है कि तभी अचानक लिन युआन सामने आ जाता है। वो ऊंची आवाज में ये ज़ांगफेंग को रोक देता है। लिन युआन साफ कहता है कि ड्रैगन की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करो, वो निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। ड्रैगन तुरंत गुस्से में आ जाता है। वो लिन युआन को घूरते हुए पूछता है कि वो कौन है और उसकी योजना में बाधा डालने की हिम्मत कैसे कर रहा है। लिन युआन ध्यान से उसे देखता है और तुरंत समझ जाता है कि सामने वाला वास्तविक ड्रैगन नहीं है। वो कहता है कि ये केवल एक ज़ूलोंग है जो स्नेक से विकसित होकर ड्रैगन जैसे रूप तक पहुंचा है, लेकिन वास्तविक ड्रैगन नहीं है। ये सुनकर ज़ूलोंग और भी क्रोधित हो जाता है। वो धमकी देता है कि यदि वो बाहर निकल गया तो सबसे पहले लिन युआन को निगल जाएगा। लिन युआन शांत स्वर में जवाब देता है कि यदि उसके पास सचमुच बाहर निकलने की शक्ति होती तो वो अब तक स्वयं बाहर आ चुका होता। यहां बैठकर छल कपट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसके बाद लिन युआन ये ज़ांगफंग की ओर मुड़ता है। वो बताता है कि चाहे वो स्नेक हो, जाओलोंग हो या ज़ूलोंग, ऐसे प्राणियों की चालाकी प्रसिद्ध है। उन पर भरोसा करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। लिन युआन स्पष्ट करता है कि ज़ूलोंग चाहे असली ड्रैगन ना हो, लेकिन उसकी शक्ति फिर भी बहुत भयावह है। यदि वो मुक्त हो गया और अपने वचन से मुकर गया तो वहां मौजूद दोनों की मृत्यु निश्चित है। ये ज़ांगफेंग अपनी बात रखता है। वो कहता है कि यदि ज़ूलोंग पहले उसे अपना मास्टर बना ले तो कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकेगा, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं दिखाई देता। लिन युआन कहता है कि यदि ये ज़ांगफेंग को अपने निर्णय पर पूरा विश्वास है तो वो उसे नहीं रोकेगा। इसके बाद ये ज़ांगफेंग ज़ूलोंग से पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाए। ज़ूलोंग फिर वही रक्त की बूंद ये ज़ांगफेंग को निगलने के लिए देता है। ये ज़ांगफेंग बिना संदेह किए उसे निगल लेता है। अगले ही क्षण उसका चेहरा बदलने लगता है। ज़ूलोंग जोर से हंस पड़ता है। वो स्वीकार करता है कि उसने कभी मास्टर बनने का इरादा ही नहीं रखा था। उसका असली उद्देश्य ये ज़ांगफेंग के शरीर पर कब्जा करना था। ये ज़ांगफेंग घबरा जाता है। कुछ ही क्षणों में ज़ूलोंग की रेमनेंट सोल उसके शरीर पर अधिकार कर लेती है। अब ये ज़ांगफेंग का शरीर ज़ूलोंग के नियंत्रण में आ चुका होता है। लिन युआन तुरंत स्थिति समझ जाता है। वो कहता है कि ज़ूलोंग के पास केवल रेमनेंट सोल बची है। उसने ये ज़ांगफेंग का शरीर तो ले लिया है, लेकिन उसकी असली शक्ति उसके वास्तविक शरीर के बिना वापस नहीं आ सकती। ज़ूलोंग गर्व से कहता है कि इतना ही पर्याप्त है। पहले वो लिन युआन को मारेगा, फिर अपना वास्तविक शरीर वापस प्राप्त करेगा। उसके बाद पूरे टियान्युआन कॉन्टिनेंट में कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन लिन युआन उसके व्यवहार को ध्यान से देखता है। उसे महसूस होता है कि ज़ूलोंग केवल बातें बना रहा है। यदि उसके पास सचमुच इतनी शक्ति होती तो वो तुरंत हमला कर चुका होता। लिन युआन अनुमान लगाता है कि रेमनेंट सोल के कारण उसकी वर्तमान शक्ति भी केवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के आसपास ही है। वो निष्कर्ष निकालता है कि ज़ूलोंग अभी केवल डर दिखा रहा है। ये सुनकर ज़ूलोंग क्रोध में भर जाता है और तुरंत हमला कर देता है। लिन युआन भी बिना पीछे हटे उसका सामना करता है।
दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। जुलोंग लगातार तेज हमले करता है, लेकिन ये ज़ांग फेंग का शरीर उसकी पूरी शक्ति को संभाल नहीं पाता। दूसरी ओर लिन युआन भी महसूस करता है कि उसकी अपनी कल्टीवेशन कम होने के कारण उसकी गति पर्याप्त नहीं है। युद्ध के दौरान जुलोंग घायल हो जाता है। वो गुस्से में कहता है कि यदि उसके पास उसका असली जुलोंग बॉडी होता तो लिन युआन की फ्लाइंग सॉर्ड उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। लिन युआन शांत स्वर में जवाब देता है कि यदि जुलोंग अपने वास्तविक शरीर में होता तो वो उससे लड़ने की सोचता भी नहीं, लेकिन अभी उसकी शक्ति सीमित है, इसलिए परिणाम भी अलग होगा। कुछ देर संघर्ष के बाद जुलोंग घोषणा करता है कि यदि आवश्यक हुआ तो वो लिन युआन के साथ मरना भी स्वीकार करेगा, लेकिन उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। लिन युआन तुरंत परिस्थिति का आकलन करता है। उसे याद आता है कि बाहर तीनों डिमोनिक सेक्ट्स पहले ही क्लाउड हिडन सेक्ट को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। यदि वो यहाँ गंभीर रूप से घायल हो गया तो सेक्ट लौटने पर किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए वो लड़ाई को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचना चाहता। वो जुलोंग से शांत स्वर में कहता है कि उनके बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। यदि दोनों लड़ते रहें तो दोनों को ही भारी नुकसान होगा, इसलिए क्यों न लड़ाई रोककर ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे दोनों का लाभ हो सके। जुलोंग भी कुछ क्षण सोच में पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यदि ये युद्ध इसी तरह चलता रहा तो उसकी रेमनेंट सोल भी नष्ट हो सकती है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, जबकि जुलोंग लिन युआन के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर देता है। लिन युआन और जुलोंग के बीच की लड़ाई कुछ समय तक चलती रहती है, लेकिन आखिरकार लिन युआन अपनी रणनीति बदल देता है। वो शांत होकर कहता है कि वो यहाँ लड़ने नहीं बल्कि अवसर खोजने आया है। अगर जुलोंग उसे कुछ मूल्यवान अवसर दे दे तो वो तुरंत यहां से चला जाएगा और जुलोंग भी अपने असली शरीर को मुक्त कराने का रास्ता खोज सकता है। दोनों को वही मिलेगा जिसकी उन्हें जरूरत है। जुलोंग कुछ देर सोचता है और फिर पूछता है कि आखिर लिन युआन को चाहिए क्या। लिन युआन बिना झिझक कहता है कि उसे केवल यहाँ मौजूद स्टोरेज बैग चाहिए। वो ये भी कहता है कि यह स्थान शायद जुलोंग का अपना केव नहीं है, वो तो यहाँ उस नासेंट सोल एक्सपर्ट की इनहेरिटेंस लेने आया था। जुलोंग ये सुनकर हंस पड़ता है। वो बताता है कि यह किसी नासेंट सोल कल्टिवेटर का केव नहीं है, बल्कि प्राचीन काल का असेंशन ग्राउंड है। लिन युआन पहली बार ये नाम सुनता है। उसे इस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जुलोंग समझाता है कि असेंशन ग्राउंड वही स्थान है जहां से नासेंट सोल रियल्म तक पहुंच चुके कल्टीवेटर्स आगे बढ़कर इमॉर्टल रियल्म में प्रवेश करते हैं। यदि असेंशन ही न हो तो कल्टीवेशन का अंतिम उद्देश्य ही क्या रह जाता है। लिन युआन विनम्रता से कहता है कि उसकी कल्टीवेशन अभी बहुत कम है। उसने आज तक किसी नासेंट सोल कल्टीवेटर को भी नहीं देखा। इमॉर्टल रियल्म की बातें तो बहुत दूर हैं। जुलोंग उसे एक विशाल फॉर्मेशन दिखाता है। वो बताता है कि यही असेंशन अरे है। नासेंट सोल रियल्म तक पहुंचने के बाद इसी फॉर्मेशन के माध्यम से इमॉर्टल रियल्म में प्रवेश किया जाता है। लेकिन लिन युआन तुरंत एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। यदि ये सचमुच असेंशन अरे है तो जुलोंग स्वयं यहाँ कैद क्यों है? वो इमॉर्टल रियल्म में क्यों नहीं जा सका? ये प्रश्न सुनकर जुलोंग कुछ क्षण शांत हो जाता है। फिर वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। बहुत पहले वो इसी असेंशन अरे के माध्यम से इमॉर्टल रियल्म में जाने वाला था। उसी समय एक कल्टिवेटर नाइट डाओइस्ट भी वहां पहुंचा। उसकी कल्टिवेशन अभी असेंशन के योग्य नहीं थी। दोनों के बीच समझौता हुआ कि जुलोंग उसे अपनी एसेंस ब्लड की एक बूंद देगा और बदले में नाइट डाओइस्ट पहले जुलोंग को असेंड होने देगा। लेकिन अंतिम समय पर नाइट डाओइस्ट ने विश्वासघात कर दिया। उसने फॉर्मेशन को उल्टा सक्रिय कर दिया। परिणाम यह हुआ कि जुलोंग असेंड नहीं कर पाया और उसी फॉर्मेशन के भीतर कैद हो गया। नाइट डाओइस्ट का असली उद्देश्य जुलोंग की एसेंस ब्लड का उपयोग करके अपनी कल्टीवेशन बढ़ाना था, ताकि वो बाद में स्वयं असेंड कर सके। जुलोंग ये सब याद करके आज भी क्रोध से भर उठता है। लिन युआन अब पूरी घटना समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर मौजूद फॉर्मेशन भी इसी घटना से जुड़ा हुआ था। शायद बाद में आयरन डाओइस्ट की मृत्यु हो गई और उसके द्वारा छोड़ी गई फॉर्मेशन ने पूरे क्षेत्र को छिपा दिया। इसी कारण जुलोंग हजारों वर्षों तक इस गड्ढे के भीतर कैद रहा। लिन युआन उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो समझाता है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ये ज़ांग फेंग के शरीर पर कब्जा करने के बाद जुलोंग के पास बाहर निकलने की एक नई संभावना है। जुलोंग मानता है कि वास्तव में यही उसकी आखिरी उम्मीद है। लिन युआन फिर कहता है कि यदि जुलोंग सचमुच बाहर निकलना चाहता है तो उसके साथ मरने की जिद करने का कोई लाभ नहीं। इसके बजाय वो नाइट डाओइस्ट की छोड़ी हुई सभी वस्तुएं उसे दे दे। जुलोंग कुछ देर बाद सहमत हो जाता है। वो बताता है कि नाइट डाओइस्ट की लगभग सारी मूल्यवान वस्तुएं ये ज़ांग फेंग के शरीर के पास मौजूद स्टोरेज बैग में है। वो लिन युआन से कहता है कि वो सब कुछ लेकर तुरंत यहां से निकल जाए। जुलोंग ये भी बताता है कि अधिकांश संसाधन नाइट डाओइस्ट पहले ही अपनी कल्टीवेशन में खर्च कर चुका था। उसके अनुसार सबसे मूल्यवान वस्तु केवल रिफाइनिंग गॉड टेक्निक है। लिन युआन सारी वस्तुएं अपने पास रख लेता है। जाने से पहले उसे अचानक एक और बात याद आती है। वो जुलोंग को बताता है कि बाहर की फॉर्मेशन शायद अब टूट चुकी है। व्हाइट क्लाउड वैली में बहुत से कल्टीवेटर्स अवसर खोज रहे हैं, इसलिए जल्दी ही कोई और भी इस स्थान तक पहुंच सकता है। ये सुनते ही जुलोंग घबरा जाता है। वो तुरंत लिन युआन को याद दिलाता है कि नाइट डाओइस्ट के स्टोरेज बैग में 4 सिंबल्स कैओटिक गॉड फॉर्मेशन भी मौजूद है। वो चाहता है कि लिन युआन उसे बाहर प्रवेश द्वार पर स्थापित कर दे, ताकि कोई दूसरा कल्टीवेटर इस स्थान तक न पहुंच सके। लिन युआन उसकी बात मान लेता है। वो बाहर निकलकर फॉर्मेशन स्थापित करता है। फॉर्मेशन सक्रिय होते ही उसकी शक्ति देखकर लिन युआन स्वयं भी प्रभावित हो जाता है। वो मन ही मन स्वीकार करता है कि नासेंट सोल ग्रैंड मास्टर द्वारा छोड़ी गई फॉर्मेशन वास्तव में असाधारण है। कुछ समय बाद व्हाइट क्लाउड वैली के बाहर अचानक क्लाउड हिडन सेक्ट की राइनफोर्समेंट्स पहुंच जाती हैं। दूसरी ओर डिमोनिक कल्टीवेटर्स पीछे हटना शुरू कर देते हैं। लिन युआन आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात एक परिचित सीनियर सिस्टर से होती है। वो गुस्से में डिमोनिक कल्टीवेटर्स के पीछे भागना चाहती है,
लेकिन लिन युआन उसे रोकता है। वो समझाता है कि अकेले उनका पीछा करना बहुत खतरनाक होगा। यदि दुश्मन वापस लौट आए तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। लिन युआन फिर पूछता है कि वो सेक्ट लीडर के साथ क्यों नहीं है। सीनियर सिस्टर बताती हैं कि व्हाइट क्लाउड वैली में ब्लड मिस्ट फैलने के बाद उनका समूह बिखर गया था। भागते समय उनकी मुलाकात डीमन साउंड सेक्ट के सेक्ट लीडर जांग कैंग से हुई। उसके बाद से वो अपने पिता से नहीं मिल पाई हैं और उन्हें नहीं पता कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। लिन युआन समझता है कि जांग कैंग एक नासेंट सोल एक्सपर्ट है। ऐसे में यदि सेक्ट लीडर म्यू लियांटियन अकेले उससे भिड़ गए होंगे तो स्थिति अत्यंत गंभीर हो सकती है। सीनियर सिस्टर घबराकर पूछती हैं कि क्या उसके पिता मारे गए होंगे। लिन युआन पहले सहज अंदाज में कह देता है कि उसे नहीं पता, लेकिन तुरंत उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर की कल्टीवेशन बहुत गहरी है। यदि स्थिति प्रतिकूल भी हुई होगी तो उनके पास सुरक्षित निकलने की क्षमता अवश्य होगी। इसके बाद लिन युआन पूरे हालात का विश्लेषण करता है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि तीनों डिमोनिक सेक्ट्स का असली लक्ष्य व्हाइट क्लाउड वैली नहीं बल्कि पूरा क्लाउड हिडन सेक्ट है। इसी दौरान दूर पहाड़ों की दिशा से तेज कंपन महसूस होने लगता है। सीनियर सिस्टर बताती हैं कि यह सेक्ट की माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन सक्रिय होने का संकेत है। उनके अनुसार यह फॉर्मेशन नासेंट सोल एक्सपर्ट के हमले तक को रोक सकती है। एक बार फॉर्मेशन पूरी तरह सक्रिय हो जाए तो डिमोनिक कल्टीवेटर सेक्ट में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लिन युआन तुरंत वापस सेक्ट लौटने का निर्णय लेता है, लेकिन रास्ते में पहुंचकर दोनों देखते हैं कि माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन पहले ही पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। लिन युआन और सीनियर सिस्टर बाहर खड़े होकर अंदर मौजूद डिसाइपल ल्यू चिंगपिंग से प्रवेश देने की विनती करते हैं। ल्यू चिंगपिंग उन्हें पहचान लेता है, लेकिन वो असहाय होकर बताता है कि अब फॉर्मेशन उसके नियंत्रण में नहीं है। सेक्ट लीडर का स्पष्ट आदेश है कि फॉर्मेशन सक्रिय होने के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं खोला जाएगा। यदि एक बार फॉर्मेशन खोली गई तो उसे दोबारा सक्रिय करने में समय लगेगा और उसी दौरान डिमोनिक कल्टीवेटर्स हमला कर सकते हैं। इसलिए लौटने वाले किसी भी डिसाइपल को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसी समय किसी की आवाज आती है कि सेक्ट लीडर वापस लौट आए हैं और उनकी बेटी म्यू लियानर भी सुरक्षित वापस आ गई हैं। ये सुनकर लिन युआन और सीनियर सिस्टर को थोड़ी राहत मिलती है कि सेक्ट लीडर जीवित हैं, लेकिन तुरंत उन्हें यह भी एहसास होता है कि अब चाहे सेक्ट लीडर सुरक्षित लौट आए, माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन सक्रिय होने के बाद उनके लिए भी द्वार नहीं खोला जाएगा। इस तरह लिन युआन और बाकी लोग सेक्ट के बाहर ही फंस जाते हैं, जबकि अंदर क्लाउड हिडन सेक्ट पूरी तरह युद्ध की तैयारी में जुट चुका होता है। माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन के बाहर खड़े लिन युआन और म्यू लियानर की आवाज आखिरकार सेक्ट लीडर तक पहुंच जाती है। सेक्ट लीडर अपनी बेटी को जीवित देखकर राहत की सांस लेते हैं। म्यू लियानर तुरंत बताती है कि व्हाइट क्लाउड वैली में वो लगभग हेहुआन सेक्ट के हाथों पकड़ी जाने वाली थी, लेकिन अंतिम समय पर लिन युआन ने उसकी जान बचाई। सेक्ट लीडर पहली बार ध्यान से लिन युआन को देखते हैं और उसके इस उपकार के लिए उसका आभार व्यक्त करते हैं। लिन युआन विनम्रता से प्रणाम करता है और तुरंत वर्तमान स्थिति के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या अब भी उनके लिए सेक्ट के भीतर लौटना संभव है। सेक्ट लीडर गंभीर स्वर में पूरी परिस्थिति समझाते हैं। वे बताते हैं कि डिमोनिक साउंड सेक्ट, हेवान सेक्ट और घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट तीनों ने मिलकर क्लाउड हिडन सेक्ट पर हमला कर दिया है। उनका उद्देश्य केवल व्हाइट क्लाउड वैली पर कब्जा करना नहीं, बल्कि पूरे सेक्ट को नष्ट करके उस क्षेत्र पर अधिकार करना है। जंग कैंग पहले ही माउंटेन गेट पर हमला कर चुका था। सौभाग्य से माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन समय रहते सक्रिय हो गई, वरना सेक्ट भारी संकट में पड़ जाता। इसके बाद सेक्ट लीडर एक कठिन सच्चाई बताते हैं। माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन एक बार सक्रिय होने के बाद उसे दोबारा खोलना बहुत जोखिम भरा है। यदि अभी द्वार खोला गया तो फॉर्मेशन को फिर से पूरी तरह सक्रिय होने में समय लगेगा और उसी दौरान डिमोनिक सेक्ट हमला कर सकती है। इसी कारण वे चाहकर भी म्यू लियानर और लिन युआन को भीतर आने की अनुमति नहीं दे सकते। इसके बजाय वे लिन युआन को एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हैं। वे आदेश देते हैं कि वो तुरंत यूलिंग सेक्ट जाकर सहायता मांगे। वर्तमान परिस्थिति में यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लिन युआन बिना किसी हिचकिचाहट के ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। सेक्ट लीडर उससे कहते हैं कि म्यू लियानर भी उसके साथ जाएगी। रवाना होने से पहले सेक्ट लीडर अपनी बेटी को सावधान रहने का आदेश देते हैं। म्यू लियानर अपने पिता की चिंता करती है, लेकिन सेक्ट लीडर उसे आश्वस्त करते हैं। इसके बाद वे लिन युआन की ओर देखते हैं और कहते हैं कि वो अपनी बेटी की सुरक्षा उसी के भरोसे छोड़ रहे हैं। लिन युआन गंभीरता से वचन देता है कि चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, वो म्यू लियानर को कोई नुकसान नहीं होने देगा। सेक्ट लीडर उसकी बात सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं। लिन युआन और म्यू लियानर रात के अंधेरे का लाभ उठाकर तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद सेक्ट लीडर अपने साथियों से कहते हैं कि लिन युआन की कल्टीवेशन भले बहुत ऊंची न हो, लेकिन संकट की घड़ी में उसका धैर्य और समझदारी असाधारण है। वे ये भी घोषणा करते हैं कि यदि लिन युआन सफलतापूर्वक यूलिंग सेक्ट से सहायता लेकर लौट आया तो उसे कोर डिसाइपल बना दिया जाएगा। दूसरी ओर यात्रा के दौरान म्यू लियानर स्वयं को संभालती है। वो सोचती है कि जबकि लिन युआन जैसी नई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डिसाइपल इतनी शांत रह सकती है, तो उसे भी अपने पिता और सेक्ट के लिए मजबूत बनना होगा। कुछ दूर जाने के बाद म्यू लियानर अपना विंड चेसिंग बोट निकालती है। वो बताती है कि इसकी गति लगभग कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के बराबर है और अब उनकी यात्रा कहीं तेज हो जाएगी। लिन युआन राहत की सांस लेता है और मजाक में कहता है कि यदि ये मैजिक ट्रेजर पहले ही निकाल लिया होता तो उसे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। दोनों तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे सियुआन सिटी पहुंचते हैं, लेकिन शहर के ऊपर उड़ना निषिद्ध होता है, इसलिए वे शहर के बाहर उतर जाते हैं। लिन युआन सुझाव देता है कि रात यहीं विश्राम कर लिया जाए और सुबह यात्रा आगे बढ़ाई जाए। म्यू लियानर अचानक याद करती है कि सियुआन सिटी में शाओ चैन रहता है,
जो सिटी लॉर्ड का पुत्र भी है और क्लाउड हिडन सेक्ट का कोर डिसाइपल भी। उसके अनुसार यदि शाओ चैन लौट आया हो तो शायद वो अपने पिता को क्लाउड हिडन सेक्ट की सहायता के लिए तैयार कर सके। ये सुनते ही लिन युआन के मन में चिंता पैदा हो जाती है। उसे याद आता है कि शाओ चैन पहले भी उसके खिलाफ चालें चल चुका है, इसलिए वो म्यू लियानर से एक बात विशेष रूप से कहता है, यदि वो सिटी लॉर्ड्स मैंशन जाए तो उसके साथ लिन युआन का नाम बिल्कुल न ले। वो स्वयं शाओ चैन से मिलना नहीं चाहता। म्यू लियानर उसकी बात मान लेती है और अकेली सिटी लॉर्ड्स मैंशन चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात शाओ चैन से होती है। शाओ चैन उसे देखकर बहुत खुश होने का अभिनय करता है। म्यू लियानर तुरंत उसे बताती है कि डिमोनिक सेक्ट ने क्लाउड हिडन सेक्ट को घेर लिया है और उसके पिता से तुरंत सहायता मांगने की आवश्यकता है। शाओ चैन भी दिखावे के लिए कहता है कि वो इसी उद्देश्य से वापस आया है। वो म्यू लियानर से कहता है कि पहले सिटी लॉर्ड से मुलाकात कराई जाएगी और फिर सहायता की व्यवस्था होगी। लेकिन बाहर छिपा लिन युआन सिटी लॉर्ड्स मैंशन की गतिविधियां ध्यान से देख रहा होता है। उसे जल्द ही कुछ अजीब बातें दिखाई देती हैं। पूरे शहर की सुरक्षा असामान्य रूप से कड़ी होती है। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सियुआन सिटी युद्ध की तैयारी कर रही है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि शहर केवल अपनी रक्षा में लगा है। इसी दौरान लिन युआन एक और चौंकाने वाली बात देखता है। आधी रात के समय ब्लड मैड, जो डीमन साउंड सेक्ट का यंग मास्टर है, सम्मानित अतिथि की तरह सिटी लॉर्ड्स मैंशन में प्रवेश करता है। ये दृश्य देखते ही लिन युआन सब कुछ समझ जाता है। वो तुरंत निष्कर्ष निकालता है कि शियुआन सिटी पहले ही डीमन साउंड सेक्ट के सामने झुक चुकी है और शाओ चैन ने म्यू लियानर के साथ विश्वासघात किया है। बिना समय गंवाए लिन युआन तुरंत म्यू लियानर को ढूंढता है। म्यू लियानर अभी भी विश्वास कर रही होती है कि अगली सुबह सिटी लॉर्ड उनकी सहायता करेगा, लेकिन लिन युआन उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि ब्लड मैड स्वयं सिटी लॉर्ड्स मैंशन में प्रवेश कर चुका है। इसका अर्थ साफ है कि शियुआन सिटी अब डीमन साउंड सेक्ट के साथ मिल चुकी है। ये सुनकर म्यू लियानर स्तब्ध रह जाती है। वो पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लिन युआन बिना देर किए निर्णय लेता है। वे दोनों तुरंत शियुआन सिटी छोड़ देते हैं, लेकिन शहर से बाहर निकलते ही उन्हें एहसास होता है कि उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा चुकी है। दुश्मन उनके पीछे पड़ चुका होता है। दोनों तुरंत विंड चेसिंग बोट की सहायता से दूर निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर पहुंचकर म्यू लियानर थक जाती है। वो लिन युआन को अपनी स्पिरिट कंट्रोल पिल्स देना चाहती है, लेकिन लिन युआन उससे भी बेहतर स्पिरिट सॉलिडिफिकेशन पिल्स निकालता है। म्यू लियानर आश्चर्यचकित रह जाती है कि उसके पास इतनी उच्च स्तर की पिल्स भी मौजूद हैं। लिन युआन उसे बिना समय गंवाए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस पाने को कहता है। वो स्वयं आसपास की स्थिति देखने निकल जाता है। कुछ ही देर में वो लौटकर बताता है कि पीछा करने वालों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। उनके पीछे कोई कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर भी नहीं है। अब भागते रहने की आवश्यकता नहीं है। दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी भी लगभग पूरी तरह वापस आ चुकी होती है। लिन युआन निर्णय लेता है कि अब दुश्मन का इंतजार करके पलटवार करना ही सबसे उचित होगा। कुछ ही क्षणों बाद पीछा करने वाले उनके सामने पहुंच जाते हैं। म्यू लियानर उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। उनके सामने शाओ चैन खड़ा होता है। म्यू लियानर उससे पूछती है कि वो डीमन साउंड सेक्ट के साथ कैसे खड़ा हो सकता है, लेकिन शाओ चैन बिना किसी शर्म के स्वीकार कर लेता है कि उसने डीमन साउंड सेक्ट का साथ चुन लिया है। वो म्यू लियानर से कहता है कि यदि वो उसकी बात माने तो वो उसकी रक्षा करेगा। जहां तक क्लाउड हिडन सेक्ट का प्रश्न है, उसके अनुसार अब उसका अंत निश्चित है। शाओ चैन पूरे विश्वास के साथ घोषणा करता है कि इस युद्ध के बाद दुनिया में क्लाउड हिडन सेक्ट का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। शाओ चैन के विश्वासघात के बाद भी डीमन साउंड सेक्ट के लोग घमंड से हंस रहे होते हैं। उनका मानना था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में केवल शक्ति ही सब कुछ होती है। उनके अनुसार जब क्लाउड हिडन सेक्ट नष्ट हो जाएगी तब उन्हें जो चाहे मिलेगा। इसलिए उनका पहला लक्ष्य लिन युआन और म्यू लियानर को जीवित पकड़ना था। लेकिन लिन युआन बिल्कुल भी घबराता नहीं। दुश्मन उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लगातार भागते रहने के कारण उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग समाप्त हो चुकी होगी और अब वो अधिक देर तक लड़ नहीं सकेगा। लिन युआन मुस्कुराकर जवाब देता है कि चाहे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह वापस न भी आई हो, फिर भी उन्हें हराना उसके लिए कठिन नहीं है। वो यंग मास्टर से पहले अपना नाम ठीक से पूछने को कहता है। तभी शाओ चैन बताता है कि उसका नाम लिन युआन है और वो क्लाउड हिडन सेक्ट का डिसाइपल है। जैसे ही उसका असली नाम सामने आता है, यंग मास्टर तुरंत उसे पहचान लेता है और गुस्से से भर उठता है। वो बिना देर किए लिन युआन पर हमला करने का आदेश देता है। दुश्मनों में घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट का एक कल्टीवेटर अपने पपेट के साथ आगे बढ़ता है। लिन युआन एक नजर में समझ जाता है कि वो पपेट अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है और उसकी शक्ति सीमित है। कुछ ही वारों में वो पपेट को निष्क्रिय कर देता है। दुश्मन घबराकर पीछे हटने लगते हैं। इस बीच शाओ चैन अपनी जान बचाने के लिए म्यू लियानर से दया की भीख मांगता है। वो सफाई देता है कि उसने मजबूरी में डीमन साउंड सेक्ट का साथ दिया था, लेकिन म्यू लियानर अब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि जिसने अपने ही सेक्ट से विश्वासघात किया हो, वो भविष्य में और भी अनेक क्लाउड हिडन सेक्ट डिसाइपल्स को मरवाएगा। ऐसे गद्दार को जीवित छोड़ना और भी बड़ा खतरा होगा। आखिरकार शाओ चैन वहीं अपने विश्वासघात की कीमत चुका देता है। लिन युआन म्यू लियानर को शांत रहने के लिए कहता है। वो समझाता है कि शाओ चैन पहले ही क्लाउड हिडन सेक्ट का साथ छोड़ चुका था और अब उसके लिए दुखी होने का कोई अर्थ नहीं है। मुश्किलों से भरे इस सफर के बाद दोनों कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं। इसी दौरान लिन युआन को नाइट डाओइस्ट की विरासत में मिली रिफाइनिंग स्पिरिट टेक्निक का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। उसे पता चलता है कि यही वो कल्टीवेशन टेक्निक है जिसे जुलोंग भी पाना चाहता था। ये साधारण टेक्निक नहीं, बल्कि डिवाइन सेंस को विकसित करने वाली अत्यंत दुर्लभ विरासत है। इस टेक्निक में महारत हासिल करने के बाद एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी डिवाइन सेंस के मामले में कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर
कल्टीवेटर के बराबर पहुंच सकता है। इसके साथ उसमें एक अत्यंत शक्तिशाली डिवाइन सेंस अटैक टेक्निक डिवाइन थ्रस्ट भी दर्ज होती है। इस टेक्निक के द्वारा डिवाइन सेंस को अदृश्य सुइयों में बदलकर सीधे शत्रु की आत्मा पर हमला किया जा सकता है। हालांकि इसका उपयोग बहुत अधिक डिवाइन सेंस खर्च करता है, इसलिए लिन युआन समझ जाता है कि इसे केवल अंतिम हथियार की तरह ही इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद वो अपनी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्राप्ति को देखता है, वो है 1000 ईयर पर्पल डे लिली। लिन युआन समझता है कि इसी दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब की सहायता से वो भविष्य में स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल तैयार कर सकेगा, जो उसकी कमजोर स्पिरिचुअल रूट्स और टैलेंट को सुधारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा वो अपने नए फ्लाइंग ट्रेजर का भी नाम रखता है, बाइफेंगजो। पूरी रात रिफाइनिंग स्पिरिट टेक्निक का अभ्यास करने के बाद उसकी डिवाइन सेंस में आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाती है। अब वो दूर बैठे एक लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर की उपस्थिति भी महसूस कर सकता है। उसे विश्वास हो जाता है कि केवल एक रात की साधना ने उसकी डिवाइन सेंस को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया है। सुबह होते ही म्यूलियानर उसकी ओर देखकर महसूस करती है कि लिन युआन पहले से अलग दिखाई दे रहा है। वो पूछती है कि क्या उसने रात भर में अपनी कल्टीवेशन में कोई नया ब्रेक थ्रू किया है। लिन युआन मुस्कुराकर बात टाल देता है। इसके बाद दोनों बिना समय गंवाए जेड फॉरेस्ट सेक्ट पहुंचते हैं। वहां के द्वारपाल पहले उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि सेक्ट मास्टर से कोई भी सीधे नहीं मिल सकता। तब म्यूलियानर अपनी पहचान बताती है कि वो क्लाउड हिडन सेक्ट के सेक्ट मास्टर की पुत्री है और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से आई है। ये सुनकर उन्हें भीतर ले जाया जाता है। वहां उनकी मुलाकात ले युनजी से होती है। ले युनजी तुरंत लिन युआन को पहचान लेता है। उसे याद आता है कि शिवान सिटी में लिन युआन ने उसकी सहायता की थी। दोनों एक दूसरे का परिचय देते हैं। इसके बाद वे जेड फॉरेस्ट सेक्ट के सेक्ट मास्टर के सामने पहुंचते हैं। म्यूलियानर पूरी गंभीरता से बताती है कि क्लाउड हिडन सेक्ट इस समय डीमन साउंड सेक्ट, हेवान सेक्ट और घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट तीनों के संयुक्त आक्रमण का सामना कर रहा है। माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन सक्रिय है, लेकिन यदि शीघ्र सहायता नहीं पहुंची तो पूरा सेक्ट संकट में पड़ जाएगा। वो दोनों सेक्ट्स के पुराने संबंधों का हवाला देते हुए सहायता की प्रार्थना करती है। जेड फॉरेस्ट सेक्ट के सेक्ट मास्टर पूरी बात ध्यान से सुनते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि यह साधारण मामला नहीं है। तीनों बड़े डिमोनिक सेक्ट से टकराना उनके अपने सेक्ट के लिए भी अत्यंत जोखिम भरा होगा। म्यूलियानर भावुक होकर उन्हें याद दिलाती है कि दोनों सेक्ट्स पीढ़ियों से सहयोगी रहे हैं। अब जब क्लाउड हिडन सेक्ट संकट में है तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। सेक्ट मास्टर तुरंत अंतिम निर्णय नहीं लेते। वे पहले वास्तविक स्थिति की पुष्टि करना उचित समझते हैं। वे अपने लोगों को पहले क्लाउड हिडन सेक्ट के आसपास जाकर स्थिति की जांच करने का आदेश देते हैं। लिन युआन विशेष रूप से उन्हें सावधान करता है कि व्हाइट क्लाउड वैली के आसपास बिल्कुल न जाएं। वो बताता है कि यही वो स्थान है जहां बड़ी संख्या में डिमोनिक सेक्ट कल्टीवेटर्स इकट्ठा हैं और पूरा संघर्ष उसी अवसर के कारण शुरू हुआ है। वो ये भी बताता है कि व्हाइट क्लाउड वैली में उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म एक्सपर्ट की विरासत मिलने की संभावना का पता चला था। शायद उसी समाचार के फैल जाने के कारण तीनों डिमोनिक सेक्ट्स एक साथ सक्रिय हो गईं। जेड फॉरेस्ट सेक्ट के सभी वरिष्ठ इस बात को सुनकर स्थिति की गंभीरता समझ जाते हैं। वे मानते हैं कि इतनी बड़ी विरासत के लिए तीनों डिमोनिक सेक्ट्स का एक साथ युद्ध छेड़ना असंभव नहीं है। आखिरकार जेड फॉरेस्ट सेक्ट का सेक्ट मास्टर आदेश देता है कि पहले एक दल जाकर पूरी स्थिति की जांच करेगा। साथ ही पूरे जेड फॉरेस्ट सेक्ट को किसी भी समय क्लाउड हिडन सेक्ट की सहायता के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद वे लिन युआन, म्यूलियानर और ले युनजी से कहते हैं कि वे फिलहाल सेक्ट में ही रुकें और जांच दल के लौटने का इंतजार करें। अब सभी की निगाहें उसी सूचना पर टिक जाती हैं, क्योंकि उसी के आधार पर तय होगा कि जेड फॉरेस्ट सेक्ट खुलकर क्लाउड हिडन सेक्ट की सहायता करेगा या नहीं। जेड फॉरेस्ट सेक्ट पहुंचने के बाद लिन युआन और म्यूलियानर को एक अलग आंगन में ठहराया जाता है। दोनों वहीं से क्लाउड हिडन सेक्ट की चिंता करते रहते हैं। म्यूलियानर बार बार सोचती है कि इतने बड़े पैमाने पर डीमन साउंड सेक्ट ने हमला किया है, पता नहीं सेक्ट अभी तक सुरक्षित भी है या नहीं। लिन युआन उसे शांत रहने को कहता है। वो समझाता है कि अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि जेड फॉरेस्ट सेक्ट अगले 2 दिनों के भीतर सहायता नहीं भेजता तो उन्हें बिना किसी राइनफोर्समेंट के ही वापस लौटना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। 2 दिन बीत जाते हैं। तभी ले युनजी जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचता है और खुशखबरी सुनाता है। उसका भाई वापस लौट आया है और उसने वही सूचना दी है जिसकी लिन युआन ने पहले ही आशंका जताई थी। अब जेड फॉरेस्ट सेक्ट ने आधिकारिक रूप से क्लाउड हिडन सेक्ट की सहायता करने का निर्णय ले लिया है। सेक्ट मास्टर स्वयं सेना लेकर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लिन युआन राहत की सांस लेता है। वो मन ही मन समझ जाता है कि व्हाइट क्लाउड वैली में मौजूद अफसर की खबर भी जेड फॉरेस्ट सेक्ट को पूरी तरह समझ आ चुकी है। यही कारण है कि अब वे बिना देर किए सेना इकट्ठी कर रहे हैं। इसके बाद सेक्ट मास्टर लेई सभी को बुलाते हैं। वे बताते हैं कि क्लाउड हिडन सेक्ट की स्थिति अत्यंत गंभीर है। माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन अभी तक सक्रिय है, लेकिन तीनों डिमोनिक सेक्ट्स के संयुक्त आक्रमण के सामने वो अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। इसलिए जेड फॉरेस्ट सेक्ट तुरंत सहायता के लिए प्रस्थान करेगा। इसी दौरान सेक्ट मास्टर म्यूलियानर से उसके पिता के बारे में पूछते हैं। बातचीत के बीच अचानक वो एक अप्रत्याशित प्रश्न पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या म्यूलियानर का विवाह हो चुका है। म्यूलियानर शांत स्वर में कहती है कि अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। ये सुनते ही ले युनहाई खुलकर अपनी इच्छा व्यक्त करता है। वो कहता है कि पहली मुलाकात से ही वो म्यूलियानर को पसंद करता है और उसे अपनी डाओइस्ट पार्टनर बनाना चाहता है। म्यूलियानर इस प्रस्ताव से असहज हो जाती है। उसे महसूस होता है कि क्लाउड हिडन सेक्ट के संकट की घड़ी में ऐसा प्रस्ताव रखना बिल्कुल उचित नहीं है। लिन युआन भी पूरी स्थिति समझ जाता है।
वो शांत स्वर में पूछता है कि यदि म्यू लियानर इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे तो क्या जेड फॉरेस्ट सेक्ट फिर भी क्लाउड हिडन सेक्ट की सहायता करेगा। सेक्ट मास्टर लेई तुरंत स्पष्ट करते हैं कि दोनों सेक्ट्स की मित्रता इस प्रस्ताव पर निर्भर नहीं है। चाहे म्यू लियानर स्वीकार करे या नहीं, जेड फॉरेस्ट सेक्ट सहायता के लिए अवश्य जाएगा। लेकिन लेई युनहाई अपनी इच्छा नहीं बदलता। वो फिर से म्यू लियानर से उत्तर मांगता है। म्यू लियानर कुछ क्षण चुप रहती है। उसे अपने सेक्ट की वर्तमान स्थिति याद आती है। यदि उसकी सहमति से क्लाउड हिडन सेक्ट को सहायता मिलने में कोई बाधा न आए तो वो व्यक्तिगत भावनाओं को पीछे रखने का निर्णय लेती है। आखिरकार वो भारी मन से इस संबंध के लिए सहमति दे देती है। ले युनहाई बहुत प्रसन्न हो जाता है। सेक्ट मास्टर उसे आदेश देते हैं कि इस अभियान में वो पूरी शक्ति से क्लाउड हिडन सेक्ट की सहायता करे। इसके बाद पूरी सेना तुरंत प्रस्थान करती है। यात्रा के दौरान लिन युआन लगातार चिंतित रहता है। उसे डर है कि जब तक वे पहुंचेंगे कहीं बहुत देर न हो जाए। ले युनजी उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी जानकारी के अनुसार क्लाउड हिडन सेक्ट अभी भी 3 से 5 दिन तक टिक सकता है। लिन युआन फिर भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाता। रास्ते में ले युनहाई देखता है कि म्यू लियानर बार बार लिन युआन की चिंता कर रही है। उसे दोनों के संबंधों पर संदेह होने लगता है। वो मजाक में पूछता है कि क्या लिन युआन और म्यू लियानर पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं। लिन युआन तुरंत साफ करता है कि उसका मास्टर एल्डर गू ही है और पहले उसका म्यू लियानर से कोई विशेष परिचय भी नहीं था। डिमोनिक कल्ट के हमले के बाद ही दोनों साथ आए हैं। इसके बाद ले युनहाई फिर पूछता है कि लिन युआन को उसके और म्यू लियानर के डाओइस्ट पार्टनरशिप के बारे में क्या लगता है। लिन युआन बिना किसी भाव के कहता है कि दोनों एक दूसरे के योग्य हैं और ये निर्णय उनका अपना है। ले युनहाई ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही समय बाद जेड फॉरेस्ट सेक्ट की विशाल फ्लाइंग बोट तेज गति से क्लाउड हिडन सेक्ट के पास पहुंच जाती है। लेकिन वहां का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन पहले ही टूट चुकी होती है और युद्ध सेक्ट के बाहरी क्षेत्र तक फैल चुका होता है। क्लाउड हिडन सेक्ट के डिसाइपल्स पूरी ताकत से डिमोनिक कल्ट के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। जैसे ही जेड फॉरेस्ट सेक्ट की सेना पहुंचती है, क्लाउड हिडन सेक्ट के लोगों में नई उम्मीद जाग जाती है। दोनों सेक्ट्स की संयुक्त सेना तुरंत युद्ध में कूद पड़ती है। चारों ओर भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। लिन युआन भी बिना समय गंवाए सीधे युद्ध में उतर जाता है। उसकी डिवाइन सेंस पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी होती है। रिफाइनिंग स्पिरिट टेक्निक की सहायता से वो कई हमलों को पहले ही भांप लेता है और दुश्मनों को लगातार परास्त करता जाता है। इसी बीच उसका सामना पुराने दुश्मन से होता है। दुश्मन गुस्से में कहता है कि पिछली बार उसे छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। लिन युआन जवाब देता है कि वो बेकार में अपनी जान दांव पर न लगाए, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के लिए मरना किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। युद्ध लगातार और भी उग्र होता जाता है। लिन युआन महसूस करता है कि कुछ दुश्मनों के मैजिक वेपन्स उसकी ग्रीन बैम्बू सॉर्ड से भी अधिक मजबूत हैं। एक चेन पपेट का बचाव इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी तलवार भी उसे आसानी से नहीं भेद पाती। उसी समय डीमन साउंड सेक्ट की ओर से अत्यंत शक्तिशाली सोनिक अटैक शुरू होता है। सिर्फ उसकी तरंगें ही आसपास के कई कल्टीवेटर्स को घायल कर देती हैं। लिन युआन पहली बार समझता है कि नासेंट सोल स्तर की लड़ाई के सामने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स कितने कमजोर होते हैं। आकाश में क्लाउड हिडन सेक्ट के सेक्ट मास्टर म्यू युनटियन और डीमन साउंड सेक्ट के सेक्ट मास्टर आमने सामने लड़ रहे होते हैं। दुश्मन म्यू युनटियन को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है और दावा करता है कि वो अकेले पूरे क्लाउड हिडन सेक्ट को समाप्त कर देगा। उसी समय जेड फॉरेस्ट सेक्ट के सेक्ट मास्टर ले बातियन भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं, लेकिन दुश्मन उनका भी मजाक उड़ाता है और कहता है कि दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी अचानक एक और शक्तिशाली आभा पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल जाती है। क्लाउड हिडन सेक्ट का एंसेस्टर स्वयं प्रकट हो जाता है। उसे देखते ही डिमोनिक कल्ट के सभी विशेषज्ञों के चेहरे बदल जाते हैं। एंसेस्टर के सामने उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। वो बिना देर किए पूरे युद्ध का रुख बदल देता है। दुश्मन तुरंत पीछे हटने का आदेश दे देते हैं। क्लाउड हिडन सेक्ट के डिसाइपल्स को भी वापस सेक्ट लौटने और अगली लड़ाई की तैयारी करने का निर्देश दिया जाता है। युद्ध अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। सेक्ट लौटने के बाद गू ही राहत की सांस लेते हैं। वो लिन युआन को देखकर कहते हैं कि वो सचमुच भाग्यशाली रहा, क्योंकि वही जेड फॉरेस्ट सेक्ट की सहायता लेकर वापस आया। हालांकि ग्यू ही अफसोस भी जताते हैं कि युद्ध के दौरान उन्हें अपने कई वर्षों से संजोए हुए स्पिरिचुअल हर्ब्स स्वयं नष्ट करने पड़े, ताकि वे डिमोनिक कल्ट के हाथ न लगें। लिन युआन उन हर्ब्स को देखकर समझ जाता है कि वे साधारण पौधे नहीं बल्कि अत्यंत मूल्यवान संसाधन थे। गू ही अंत में उसे वे सब अध्ययन के लिए रखने की अनुमति दे देते हैं। इसके बाद लिन युआन को सेक्ट लीडर के पास बुलाया जाता है। सेक्ट लीडर उसके बड़े योगदान की खुले दिल से प्रशंसा करते हैं। वे उसे क्लाउड हिडन सेक्ट को बचाने का श्रेय देते हुए इनाम के रूप में एक बोतल स्पिरिट कंट्रोल पिल्स प्रदान करते हैं। लिन युआन सम्मानपूर्वक इनाम स्वीकार करता है, लेकिन मन ही मन उसे लगता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर राइनफोर्समेंट लाने के बदले ये पुरस्कार बहुत छोटा है। सेक्ट से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात ल्यू चिंगपिंग से होती है। ल्यू चिंगपिंग उसे बधाई देता है और बताता है कि इस युद्ध के बाद सेक्ट ने सभी इनर डिसाइपल्स को बड़ी मात्रा में पिल्स बांटी हैं। वो ये भी बताता है कि उसने भी इस अवसर का लाभ उठाकर सफलतापूर्वक मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। अंत में वो लिन युआन का धन्यवाद करता है और कहता है कि यदि वो समय पर जेड फॉरेस्ट सेक्ट को लेकर वापस न आया होता तो आज क्लाउड हिडन सेक्ट शायद
बच ही नहीं पाता। युद्ध के बाद लिन युआन की मुलाकात ल्यू चिंगपिंग से होती है। ल्यू उसे बधाई देता है और पूछता है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद सेक्ट लीडर ने उसे क्या इनाम दिया। बातों ही बातों में लिन युआन ये भी जानना चाहता है कि आखिर माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन टूट कैसे गई, जबकि कहा जाता था कि वो नासेंट सोल कल्टीवेटर के हमले तक को रोक सकती है। ल्यू चिंगपिंग समझाता है कि फॉर्मेशन एक बार नासेंट सोल स्तर का हमला तो झेल सकती है, लेकिन उसे लगातार सक्रिय रखने में स्पिरिट स्टोन्स की भारी खपत होती है। क्लाउड हिडन सेक्ट इतना बड़ा खर्च अधिक समय तक नहीं उठा सकता था। ऊपर से डिमोनिक कल्ट का हमला लगातार जारी रहा, जिससे फॉर्मेशन धीरे धीरे कमजोर होती गई। इसके बाद ल्यू चिंगपिंग एक और चिंता की बात बताता है। वो कहता है कि जेड फॉरेस्ट सेक्ट से लगभग 10 कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स और दर्जनों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डिसाइपल्स तो आए हैं, लेकिन फिर भी स्थिति पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। लिन युआन कारण पूछता है। ल्यू बताता है कि इस बार केवल डीमन साउंड सेक्ट की मुख्य शक्ति सामने आई थी। यदि बाद में जॉयफुल यूनियन सेक्ट और गोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट के बाकी विशेषज्ञ भी पूरी ताकत से आ गए, तो क्लाउड हिडन सेक्ट के पास अब कोई नई राइनफोर्समेंट नहीं बचेगी। ये बात सुनकर लिन युआन भी गंभीर हो जाता है। उसे महसूस होता है कि खतरा अभी टला नहीं है। ल्यू चिंगपिंग अंत में उसे सलाह देता है कि भविष्य के लिए पहले से तैयारी करना ही सबसे समझदारी होगी। लिन युआन उसके शब्दों पर गहराई से विचार करता है। उसे याद आता है कि सेक्ट लीडर ने उसे केवल 10 स्पिरिट नरिशिंग पिल्स इनाम में दी थीं। उसे लगता है कि इतने बड़े जोखिम के बदले ये इनाम बहुत छोटा है, लेकिन वो इस बात को वहीं छोड़ देता है। इसके बाद वो हमेशा की तरह सेक्ट के डिसाइपल्स से बेकार पड़े मैजिक वेपन्स और स्क्रैप मटेरियल्स इकट्ठा करना शुरू कर देता है। एक डिसाइपल उसे एक विशेष डिफेंसिव ट्रेजर दिखाता है। लिन युआन उसकी मजबूती पर हैरान रह जाता है। उसे महसूस होता है कि ये ट्रेजर कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के पूर्ण शक्ति वाले हमले को भी कुछ समय तक झेल सकता है। ऐसा ट्रेजर भविष्य में उसकी जान बचा सकता है। कुछ समय बाद उसके मास्टर गू ही उसे अपने पास बुलाते हैं। गू ही उससे पूछते हैं कि उसने म्यू लियानर और लेई युनहाई के डाओइस्ट पार्टनरशिप वाले प्रस्ताव का विरोध क्यों नहीं किया। लिन युआन पूरी घटना विस्तार से समझाता है। वो कहता है कि उस समय निर्णय म्यू लियानर का था। ऐसी परिस्थिति में वो उसके लिए फैसला नहीं कर सकता था। ग्यू ही समझ जाते हैं कि सेक्ट लीडर म्यू युनतियन शायद इस बात से नाराज हैं और अपना गुस्सा लिन युआन पर निकाल रहे हैं, लेकिन अब जेड फॉरेस्ट सेक्ट की सहायता मिल चुकी है, इसलिए उस वचन को वापस लेना भी संभव नहीं है। इसके बाद ग्यू ही अचानक अपना वर्षों का संचित एल्केमी एक्सपीरियंस, दुर्लभ पिल फॉर्मूलाए और अपना सबसे प्रिय एल्केमी फर्नेस लिन युआन को सौंप देते हैं। उस फर्नेस का नाम 7 कलर्ड ग्लेज्ड फर्नेस होता है। हालांकि वर्षों तक उपयोग के कारण उसका रंग बदल चुका होता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अभी भी अत्यंत उच्च होती है। लिन युआन ये अमूल्य उपहार सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि मास्टर जैसे किसी अंतिम तैयारी में लगे हों। जब वो ऐसा कह देता है तो गू ही हल्का सा नाराज हो जाते हैं और उसे ऐसी बातें न करने की चेतावनी देते हैं। इसी दौरान अचानक सेक्ट के बाहर से एक अत्यंत शक्तिशाली आवाज गूंजती है। कोई क्लाउड हिडन सेक्ट के एंसेस्टर को खुलेआम ललकार रहा होता है। लिन युआन तुरंत अपनी डिवाइन सेंस से बाहर की स्थिति महसूस करता है। उसे पता चलता है कि आने वाली व्यक्ति कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं, बल्कि जॉयफुल यूनियन सेक्ट की सेक्ट मास्टर लेडी म्याओइन है। यदि उसकी डिवाइन सेंस साधारण फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर जैसी होती, तो केवल उसकी उपस्थिति से ही उसका सोल प्रभावित हो जाता। लेडी म्याओइन सीधे एंसेस्टर को चुनौती देती है। वो अपने विशेष ब्लड डीमन टेक्निक से फायर स्पिरिट सॉर्ड को रोकने का दावा करती है। एंसेस्टर भी बिना पीछे हटे उसका सामना करते हैं। दोनों के बीच थोड़ी देर तक भयंकर टकराव होता है, फिर लेडी म्याओइन पीछे हट जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद एंसेस्टर सभी डिसाइपल्स को आदेश देते हैं कि वे वापस जाकर आराम करें। अगले दिन निर्णायक युद्ध होने वाला है। लिन युआन इस पूरे घटनाक्रम पर विचार करता है। उसे एक बात बहुत असामान्य लगती है। यदि एंसेस्टर वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने पहले युद्ध में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? उसे लगता है कि निश्चित रूप से कोई ऐसी समस्या है जो अभी बाकी लोगों को पता नहीं है। अगली सुबह माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन फिर से सक्रिय कर दी जाती है। इसी बीच गू ही वापस आते हैं। उनके हाथ में क्लाउड हिडन सेक्ट की सबसे प्रसिद्ध ट्रेजर फायर स्पिरिट सॉर्ड होती है, लेकिन वो सॉर्ड अब बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी होती है। लेडी म्याओइन के ब्लड डीमन टेक्निक ने उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया है। गू ही वो सॉर्ड लिन युआन को सौंप देते हैं। वो कहते हैं कि अब ये अपनी पूरी शक्ति तो नहीं दिखा सकती, लेकिन संकट के समय शायद लिन युआन की जान बचा सके। लिन युआन हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सेक्ट लीडर म्यू युनटियन की ट्रेजर अब उसके मास्टर के पास कैसे आई। कुछ देर बाद उसे एक और अजीब बात दिखाई देती है। सेक्ट के कई महत्वपूर्ण एल्डर्स और मुख्य प्रतिभाशाली डिसाइपल्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे होते। म्यू लियानर भी वहां नहीं होती। शेन ल्यूली और उसके डिसाइपल भी गायब होते हैं। लिन युआन का मन बेचैन हो उठता है। उसी समय गू ही सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि क्लाउड हिडन सेक्ट की सबसे प्रतिभाशाली पीढ़ी को पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। बाकी लोग सेक्ट की रक्षा के लिए यहीं रुकेंगे। लिन युआन समझ जाता है कि जिन्हें पीछे छोड़ा गया है वे वास्तव में अंतिम रक्षा पंक्ति हैं। ग्यू ही बताते हैं कि यदि वे चाहते तो अपने योगदान के कारण लिन युआन को भी साथ ले जा सकते थे, लेकिन सेक्ट लीडर म्यू युनटियन ने उसकी टैलेंट पर्याप्त न होने का कारण बताकर उसे यहीं रहने का आदेश दिया। ये सुनकर लिन युआन स्वयं को दोषी मानने लगता है। उसे लगता है कि कहीं उसके कारण मास्टर भी पीछे तो नहीं रह गए, लेकिन गू ही तुरंत उसे रोक देते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से रुकने का निर्णय लिया है। उनका हर्ब गार्डन नष्ट हो चुका है। उन्होंने पहले ही युद्ध में प्राण देने का निश्चय कर लिया था। इसी बीच लाई फुकाई भी वहां पहुंचता है। वो अपनी खराब किस्मत की शिकायत करता है, लेकिन लिन युआन शांत स्वर में जवाब देता है कि इस समय उसकी किस्मत भी कुछ बेहतर नहीं है। अचानक दूर से भारी कंपन सुनाई देता है। घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट का सेक्ट मास्टर शुआन यिन एल्डर अपनी सेना के साथ पहुंच चुका होता है। उसके पास एक ऐसा
नैसेंट सोल पपेट होता है जिसकी शक्ति वास्तविक नैसेंट सोल कल्टीवेटर के बराबर होती है। स्थिति की गंभीरता देखते हुए गू ही तुरंत लिन युआन को आदेश देते हैं कि जैसे ही माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन टूटे वो किसी भी तरह पीछे के पहाड़ों से निकलकर भाग जाए। लिन युआन विरोध करना चाहता है, लेकिन गू ही उसे समझाते हैं कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर होकर वो सामने से नैसेंट सोल स्तर के युद्ध में जीवित नहीं रह सकता। कुछ ही क्षण बाद बाहर से 3 नैसेंट सोल स्तर की शक्तियां एक साथ क्लाउड हिडन सेक्ट पर हमला शुरू कर देती हैं। माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन टूट जाती है, पूरी डिमोनिक आर्मी सेक्ट के भीतर घुस पड़ती है। ग्यू ही तुरंत लिन युआन को पीछे के रास्ते से निकलने का संकेत देते हैं, लेकिन दुश्मनों की नजर उन पर भी पड़ चुकी होती है। एक डिमोनिक कल्ट एक्सपर्ट गू ही को अपने सेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव देता है और गेस्ट एल्डर बनने का लालच देता है। गू ही बिना एक पल सोचे उसे ठुकरा देते हैं। वो दृढ़ स्वर में कहते हैं कि क्लाउड हिडन सेक्ट का ये अपमान कभी नहीं भूला जाएगा और आज का ये रक्त ऋण एक दिन अवश्य चुकाया जाएगा। उनकी बात पूरी होते ही डिमोनिक कल्ट की सेना उन पर टूट पड़ती है और निर्णायक युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्लाउड हिडन सेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। डिमोनिक कल्ट के लोग पूरे सेक्ट में खोजबीन कर रहे थे, लेकिन उन्हें केवल कमजोर कल्टीवेटर्स और कुछ आउटर डिसाइपल्स ही मिले। बाकी सभी महत्वपूर्ण एल्डर्स और प्रतिभाशाली डिसाइपल्स पहले ही निकल चुके थे। डिमोनिक सेक्ट के लीडर्स तुरंत समझ गए कि पिछली रात यूनियन एंसेस्टर का पूरा युद्ध केवल समय खरीदने के लिए था। असल उद्देश्य सेक्ट की मुख्य शक्ति को सुरक्षित निकालना था। उन्हें शक हुआ कि क्लाउड हिडन सेक्ट के लोग जेड फॉरेस्ट सेक्ट की ओर भागे होंगे। क्योंकि वहां पहुंचने के लिए शिवान सिटी से होकर गुजरना पड़ता था, उन्होंने तुरंत अपने लोगों को वहां भेजने का फैसला किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि शिवान सिटी का सिटी लॉर्ड शाओजेन, जो अब डिमोनिक कल्ट के साथ मिल चुका था, भागने वालों को रोक देगा। इसी आदेश के साथ सभी कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स पीछा करने निकल पड़े। उधर लिन युआन भी सेक्ट छोड़कर निकल चुका था। रास्ते में उसे क्लाउड हिडन सेक्ट की एक घायल आउटर डिसाइपल मिलती है। वो मदद की गुहार लगाती है। लिन युआन बिना देर किए उसकी जान बचा लेता है, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहता है। उसे महसूस हो चुका था कि कोई तेज गति से उनकी ओर आ रहा है। कुछ ही क्षणों में डिमोनिक कल्ट का एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर उनके सामने आ जाता है। वो लिन युआन को पहचान लेता है और खुशी से चिल्लाता है कि आज वो किसी भी हालत में बचकर नहीं जा सकेगा। घायल डिसाइपल डर जाती है और लिन युआन से कहती है कि वो अकेले भाग जाए, लेकिन लिन युआन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। वो शांत स्वर में कहता है कि पहले दुश्मन मरेगा, उसके बाद ही वे यहां से निकलेंगे। दुश्मन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लिन युआन हमेशा सुंदर लड़कियों के बीच रहता है। आज वो उसकी आंखों के सामने उसकी साथी को अपनी कैद में लेकर उसे अपमानित करेगा। लिन युआन केवल मुस्कुरा देता है। उसके लिए शब्दों का कोई महत्व नहीं था। अगले ही पल दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। दुश्मन स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझ रहा था, लेकिन लिन युआन लगातार उसकी हर चाल का जवाब देता रहा। आखिरकार सही अवसर मिलते ही उसने अपनी सबसे खतरनाक ट्रम्प कार्ड गॉड स्लेइंग थॉर्न का उपयोग किया। अदृश्य डिवाइन सेंस अटैक सीधे दुश्मन की आत्मा पर प्रहार करता है। वो कल्टीवेटर कुछ समझ ही नहीं पाता और वहीं ढेर हो जाता है। हालांकि लिन युआन जीत जाता है, लेकिन गॉड स्लेइंग थॉर्न के दुष्प्रभाव तुरंत सामने आने लगते हैं। उसकी डिवाइन सेंस बुरी तरह कमजोर हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि यह टेक्निक केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद वो मारे गए कल्टीवेटर का ट्विन शैडो पपेट भी अपने कब्जे में ले लेता है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि पपेट अभी अधूरा है। गोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट का डिसाइपल इसे पूरी तरह तैयार ही नहीं कर पाया था। फिर भी भविष्य में ये उसके बहुत काम आने वाला था। लिन युआन घायल डिसाइपल को लेकर नांजिया सिटी पहुंचता है। वो उसे एक इन में ठहराता है, लेकिन लड़की के पास स्पिरिट स्टोन्स नहीं होते। लिन युआन स्वयं उसके रहने की व्यवस्था करता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि पिछले कुछ दिनों में बाहर क्या हुआ, लेकिन वो कई दिनों से कमरे में छिपी हुई थी। उसे बाहरी दुनिया की कोई जानकारी नहीं थी। लिन युआन समझ जाता है कि उससे कुछ पता नहीं चलेगा। वो उसे आदेश देता है कि जब तक वो वापस ना आए कमरे से बाहर बिल्कुल न निकले। यदि शाम तक वो लौटकर न आए तो तुरंत शहर छोड़कर बहुत दूर चली जाए। अपनी सारी सावधानियां समझाकर लिन युआन फिर से वॉन्जन पेविलियन पहुंचता है। मैनेजर चियान उसे पहचान लेता है और मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है। लिन युआन इस बार अपने साथ बड़ी मात्रा में लूटा हुआ सामान लाया था। मैनेजर सामान देखकर भी दंग रह जाता है। इतना सामान तो कई कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के पास भी नहीं होता। उसे संदेह होता है कि लिन युआन ने कहीं बड़े पैमाने पर लूटपाट की है, लेकिन वो कुछ पूछता नहीं। आखिरकार वो पूरे सामान के बदले 7,000 स्पिरिट स्टोन्स देने की पेशकश करता है। लिन युआन बिना झिझक सौदा स्वीकार कर लेता है। लेन देन पूरा होने के बाद वो शहर की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछता है। मैनेजर चियान गंभीर स्वर में बताता है कि क्लाउड हिडन सेक्ट पूरी तरह पराजित हो चुका है। अब उसके बचे हुए लोग जेड फॉरेस्ट सेक्ट के क्षेत्र में शरण लेकर जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर तीनों डिमोनिक सेक्ट्स लगातार क्लाउड हिडन सेक्ट के बचे हुए डिसाइपल्स का शिकार कर रहे हैं। इसी कारण आसपास के सभी शहरों में अफरा तफरी मची हुई है। सिवान सिटी तो पूरी तरह डिमोनिक कल्ट के अधीन जा चुका है, लेकिन नांजिया सिटी अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि इस शहर के पीछे शक्तिशाली पिल अलायंस का संरक्षण है। तीनों डिमोनिक सेक्ट्स भी पिल अलायंस से सीधा टकराने की हिम्मत नहीं करते। इसी वजह से बड़ी संख्या में कल्टीवेटर्स यहां शरण लेने आ रहे हैं। हालांकि मैनेजर एक और महत्वपूर्ण बात बताता है। ब्लड मैडनेस ने लिन युआन के सिर पर अब 1,000 स्पिरिट स्टोन्स का इनाम घोषित कर दिया है। ये रकम इतनी बड़ी थी कि कई कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स भी लालच में आ सकते थे। मैनेजर शियान साफ कहता है कि वो व्यापारी है, बाउंटी हंटर नहीं, लेकिन वो लिन युआन को सावधान रहने की सलाह देता है। इसके बाद वो लिन युआन को एक विशेष स्ट्रॉ हैट
दिखाता है। ये साधारण टोपी नहीं बल्कि एक मैजिकल आर्टिफैक्ट था। इसे पहनने पर कल्टीवेटर अपनी ऑरा पूरी तरह छिपा सकता था। लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि मौजूदा परिस्थिति में इससे बेहतर ट्रेजर उसके लिए कोई नहीं हो सकता। वो बिना देर किए उसे खरीद लेता है। फिर वो मैनेजर से पूछता है कि क्या उसके पास स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल का फॉर्मूला मौजूद है। मैनेजर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि पिल अलायंस के पास लगभग हर तरह की पिल फॉर्मूलाएं हैं, लेकिन स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल की फॉर्मूला उनके पास भी नहीं है। वो बताता है कि इस पिल का मुख्य इंग्रेडिएंट 1000 ईयर पर्पल डेलिली है। ये जड़ी बूटी हजारों वर्षों से बाजार में दिखाई ही नहीं दी। यदि कभी कोई स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल बेचने निकले तो उसकी कीमत दसियों हजार स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच सकती है। ये सुनकर लिन युआन का चेहरा गंभीर हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि पर्पल डेलिली और स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल दोनों ऐसी चीजें हैं जिन्हें दुनिया से हर हाल में छिपाकर रखना होगा। यदि किसी को इनके बारे में पता चल गया तो केवल ट्रेजर ही नहीं, उसकी जान भी चली जाएगी। आखिर में वो मैनेजर शियान से अनुरोध करता है कि यदि कभी स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल, उसकी फॉर्मूला या पर्पल डेलिली से जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो सबसे पहले उसे सूचित किया जाए। मैनेजर चियान मुस्कुराकर उसकी बात स्वीकार कर लेता है। क्लाउड हिडन सेक्ट के विनाश के बाद लिन युआन और उसके साथ बची हुई आउटर डिसाइपल आगे की योजना पर चर्चा करते हैं। लड़की उससे विनती करती है कि वो उसे अपने साथ रख ले। वो कहती है कि उसे किसी स्पिरिट स्टोन, इनाम या सहारे की जरूरत नहीं, बस वो उसके साथ रहना चाहती है। लिन युआन पहले मना कर देता है। उसे लगता है कि अभी वो खुद मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहा है, किसी और की जिम्मेदारी लेना बेहद खतरनाक होगा। लेकिन वो ये भी समझता है कि क्लाउड हिडन सेक्ट के नष्ट हो जाने के बाद चियाई रिफाइनिंग स्टेज का कोई भी डिसाइपल अकेले बाहर ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। काफी सोचने के बाद वो अपना निर्णय बदल देता है। वो लड़की से कहता है कि अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो उसे एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अब क्लाउड हिडन सेक्ट के बचे हुए लोगों में वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, इसलिए उन्हें साथ रहना होगा और कभी एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करना होगा। इसके बाद लिन युआन नांजिया सिटी में एक दुकान किराए पर लेने का फैसला करता है। दोनों शहर के एक सुनसान कोने में स्थित एक पुरानी दुकान पर पहुंचते हैं। वहां उनका सामना दुकान के मालिक डनयांगजी से होता है। बूढ़ा मालिक पहले किराया बहुत अधिक बताता है और अपनी दुकान की खूबियां गिनाने लगता है। लिन युआन भी शांत रहकर उससे मोलभाव करता है और बताता है कि यह दुकान लंबे समय से खाली पड़ी है तथा इस जगह पर ग्राहकों की संख्या भी बहुत कम है। दोनों के बीच काफी देर तक किराए को लेकर बातचीत चलती है। आखिरकार डनयांगजी मान जाता है और लिन युआन से 5 वर्षों का किराया एक साथ अग्रिम जमा कराने के लिए कहता है। लिन युआन उसी समय पूरा किराया चुका देता है। लेन देन के दौरान वो महसूस करता है कि डनयांगजी की ऑरा असाधारण रूप से शक्तिशाली है। उसकी शक्ति कम से कम लेट कोर फॉर्मेशन स्टेज की है और संभव है कि वो नासेंट सोल कल्टीवेटर भी हो। लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि यह साधारण बूढ़ा नहीं है, इसलिए वो पूरे सम्मान के साथ व्यवहार करता है। दुकान किराए पर देने के बाद डनयांगजी खुश होकर कहता है कि यदि भविष्य में नांजिया सिटी में लिन युआन किसी मुसीबत में फंसे तो केवल उसका नाम ले देना। जाते जाते लिन युआन उसे उसकी चाय वाली बात भी याद दिला देता है। बूढ़ा पहले तो हंस पड़ता है, लेकिन आखिरकार उसे चाय भी दे देता है। दुकान से बाहर निकलते समय डनयांगजी उस लड़की की प्रतिभा देखकर प्रभावित हो जाता है। वो उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देता है और वादा करता है कि कुछ ही वर्षों में उसकी कल्टीवेशन लिन युआन से भी आगे निकल जाएगी। लेकिन लड़की बिना एक पल सोचे प्रस्ताव ठुकरा देती है। वो साफ कहती है कि वो अपने सीनियर ब्रदर लिन के साथ ही रहना चाहती है। डनयांगजी केवल मुस्कुराकर उन्हें विदा कर देता है। दुकान से निकलने के बाद लिन युआन लड़की से कहता है कि उसने जो वादा किया था वो उसे नहीं भूला है। अब से वे दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। इसके बाद वो दुकान की व्यवस्था शुरू कर देता है। पहली मंजिल व्यापार के लिए होगी, दूसरी मंजिल पर लड़की रहेगी, तीसरी मंजिल पर स्वयं लिन युआन कल्टीवेशन करेगा और बिना जरूरत कोई वहां नहीं आएगा। इसके बाद लिन युआन उसे दुकान की मैनेजर बना देता है और उसकी सुरक्षा के लिए 3 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स भी दे देता है। लड़की इतने कीमती पिल्स लेने से मना करती है, लेकिन लिन युआन समझाता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में ताकत ही सबसे बड़ा सहारा है। यदि भविष्य में कोई मुसीबत आए तो कम से कम वो अपनी रक्षा कर सके। लिन युआन फिर मन ही मन सोचता है कि हमेशा लूटपाट करके धन कमाना स्थायी रास्ता नहीं है। उसके पास राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन है, उसी की सहायता से बेकार वस्तुओं को खजाने में बदलकर स्थायी कमाई करना कहीं बेहतर होगा। इसी सोच के साथ वो अपनी नई दुकान का नाम राइनकार्नेशन पेविलियन रखता है। वो दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवा देता है कि यहाँ पुराने मैजिक वेपन्स, पिल्स और कल्टीवेशन से जुड़ी बेकार वस्तुएं खरीदी जाती हैं। शुरुआत में लड़की को चिंता होती है कि इतनी अजीब दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा, लेकिन लिन युआन पहले से ही सब सोच चुका होता है। थोड़ी देर बाद 2 लोग जोर जोर से बहस करते हुए वहां पहुंचते हैं। एक व्यक्ति दावा करता है कि उसने अपने सारे बेकार मैजिक वेपन्स और पिल्स राइनकार्नेशन पेविलियन में बेचकर अच्छी खासी स्पिरिट स्टोन्स कमा ली हैं। दूसरा पहले विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वो राइनकार्नेशन पेविलियन का नाम सुनता है तो तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। ये सब देखकर आसपास के कई कल्टीवेटर्स भी उत्सुक हो जाते हैं और एक एक करके दुकान पर पहुंचने लगते हैं। कुछ ही देर में राइनकार्नेशन पेविलियन में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। लड़की हैरानी से देखती रह जाती है कि लिन युआन की योजना पहले ही दिन सफल हो गई। लिन युआन उसे केवल इतना कहता है कि व्यापार पर ध्यान दे,
लेकिन अपनी कल्टीवेशन कभी न छोड़े। इसी बीच अचानक एक परिचित व्यक्ति दुकान में प्रवेश करता है। वो और कोई नहीं बल्कि एल्डर ली फुकाई होता है। ली फुकाई हंसते हुए कहता है कि जैसे ही उसने सुना कि नंजिया सिटी में कोई पुराना कबाड़ खरीद रहा है, उसे तुरंत समझ आ गया कि यह काम केवल लिन युआन ही कर सकता है। लिन युआन भी उसे देखकर चौंक जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि ली फुकाई भी जीवित बच जाएगा। कुछ औपचारिक बातों के बाद ली फुकाई का असली उद्देश्य सामने आ जाता है। वो कहता है कि अब लिन युआन के भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसे पूरा यकीन है कि लिन युआन के पास कोई बड़ा रहस्य छिपा है और आज वो हर हाल में उसे हासिल करके रहेगा। वो दुकान के भीतर लड़ाई नहीं करता बल्कि लिन युआन को बाहर चलने का इशारा करता है। लिन युआन भी समझ जाता है कि निर्णायक टकराव का समय आ चुका है। वो दुकान की देखभाल की जिम्मेदारी लड़की को सौंपकर ली फुकाई के पीछे पीछे शहर से बाहर चला जाता है। दोनों एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। ली फुकाई आसपास का स्थान देखकर कहता है कि यह जगह किसी की कब्र बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो लिन युआन के पास मौजूद शेन ल्यूली की 9 स्पिरिट सॉर्ड्स और श्वांजिया शील्ड देखकर समझ जाता है कि शेन ल्यूली उस पर बहुत भरोसा करता था। लेकिन वो ये भी कहता है कि अब शेन ल्यूली यहां नहीं है और आज कोई भी लिन युआन को बचाने नहीं आएगा। लिन युआन शांत स्वर में जवाब देता है कि ली फुकाई उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक कमजोर दिखाई दे रहा है। स्पष्ट है कि पिछली लड़ाइयों में लगी चोटें अभी तक पूरी तरह नहीं भरी हैं। ली फुकाई ठंडी हंसी हंसता है। वो कहता है कि चाहे वो घायल ही क्यों न हो, एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मारना अभी भी बेहद आसान है। अंत में लिन युआन महसूस करता है कि ली फुकाई अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी चाल और टेक्निक्स में घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट की झलक साफ दिखाई दे रही है। वो सीधे पूछ बैठता है, क्या आपने घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट ज्वाइन कर ली है? ली फुकाई की बातें सुनकर लिन युआन पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है कि वो अब डिमोनिक पाथ पर चल पड़ा है। वो साफ कह देता है कि अब उसे जिंदा छोड़ने का कोई कारण नहीं बचा। अब ये केवल पुरानी दुश्मनी का मामला नहीं रहा बल्कि डिमोनिक कल्ट का साथ देने वाले व्यक्ति को समाप्त करना भी आवश्यक है। ली फुकाई उसका मजाक उड़ाता है। उसे लगता है कि लिन युआन केवल अपनी रक्षा में छिप रहा है और उसके सामने टिक ही नहीं सकता। उसी समय लिन युआन अपना अंतिम सुरक्षा उपाय सामने लाता है। उसके पास मौजूद गारंटी सक्रिय हो जाती है। ली फुकाई एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि लिन युआन के पास इतनी दुर्लभ वस्तु भी हो सकती है। लेकिन वो तुरंत संभल कर कहता है कि चाहे गारंटी इस्तेमाल हो भी गई हो, उसके बाद लिन युआन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसके बाद लिन युआन अपना सबसे बड़ा रहस्य स्वयं प्रकट करता है। वो ली फुकाई से कहता है कि वो बार बार उसके सीक्रेट के बारे में पूछता रहा है, तो अब सुन ले। उसका असली रहस्य राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन है, जो बेकार वस्तुओं को अमूल्य खजाने में बदल सकता है। यही उसकी सारी प्रगति की जड़ है। ली फुकाई ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। वो देखता है कि जिन वस्तुओं को नष्ट हो जाना चाहिए था वे फिर से लिन युआन के हाथों में मौजूद हैं। तभी उसे पहली बार समझ आता है कि लिन युआन इतनी तेजी से शक्तिशाली कैसे बन गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। लिन युआन शांत स्वर में कहता है कि लड़ाई का परिणाम पहले ही तय हो चुका है। कुछ ही क्षण बाद ली फुकाई हमेशा के लिए मारा जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद छु युंगशु भागकर लिन युआन के पास आती है और उसकी कुशलता पूछती है। लिन युआन उसे केवल इतना कहता है कि यदि भविष्य में कोई उसके बारे में पूछे तो साफ कह देना कि वो यहाँ मौजूद नहीं है। इसके बाद वो युद्ध में मिली वस्तुओं की जांच करता है। उसे पता चलता है कि फायर स्पिरिट सॉर्ड हेवनली सनफ्लावर स्नो से पूरी तरह दूषित हो चुकी है और अब पहले जैसी शक्ति कभी नहीं दिखा पाएगी। फिर उसका ध्यान ट्विन शैडो पपेट पर जाता है। वो समझता है कि यदि भविष्य में पर्याप्त पपेट मटेरियल्स इकट्ठे करके उन्हें राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन में डाला जाए तो ये अधूरा पपेट पूरी तरह मरम्मत होकर अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है। लिन युआन मन ही मन ली फुकाई का मजाक उड़ाता है। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद वो बेहद गरीब निकला और उसके पास कोई खास ट्रेजर भी नहीं था। इसके बाद लिन युआन अपने पपेट की मरम्मत का काम जारी रखता है। उसी दौरान अचानक बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ कल्टीवेटर्स किसी का पीछा करते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। लिन युआन तुरंत बाहर निकलता है। सामने गोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट की एक बड़ी टोली खड़ी होती है जिसकी अगुवाई यिन चुहोंग कर रही होती है। वो अपना परिचय देते हुए बताती है कि वो गोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट की सीनियर सिस्टर है और एल्डर श्वानिन उसकी दादा हैं। वो सीधे लिन युआन पर आरोप लगाती है कि उसने उनके लोगों को मारने के लिए जाल बिछाया था। अब वो न केवल अपने लोगों का बदला लेगी बल्कि डीमन साउंड सेक्ट द्वारा घोषित एक 000 स्पिरिट स्टोन्स का इनाम भी हासिल करेगी। लिन युआन बिना घबराए उनका सामना करता है। यिन चुहोंग अपने सभी पपेट्स को एक साथ हमला करने का आदेश देती है। चारों तरफ से पपेट्स लिन युआन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन लिन युआन भागने के बजाय अपने ट्विन शैडो पपेट को सामने बुला लेता है। जैसे ही वो पपेट प्रकट होता है, गोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट के सभी पपेट्स असामान्य प्रतिक्रिया देने लगते हैं। उनकी चाल धीमी पड़ जाती है और वे मानो किसी अदृश्य दबाव में आ गए हों। गोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट के लोग ये देखकर अवाक रह जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि कोई वास्तव में ट्विन शैडो पपेट को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। उनके कई पपेट्स डर की वजह से सही तरह काम ही नहीं कर पाते। लिन युआन इसी अवसर का लाभ उठाकर एक एक करके उन पर हमला करता है। घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट के कई डिसाइपल्स वहीं मारे जाते हैं। स्थिति पलटती देख बाकी लोग घबरा जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि इस पपेट के सामने उनकी कोई बराबरी नहीं है। यिन चुहोंग भी पहली बार डर महसूस करती है। वो भागने की कोशिश करती है और धमकी देती है कि यदि लिन युआन ने उसे मार दिया तो उसका दादा एल्डर श्वानिन उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लिन युआन शांत स्वर में जवाब देता है कि यदि वो उसे छोड़ देगा तो उसके बाद घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट, डीमन साउंड सेक्ट और बाकी दुश्मन सभी उसका पीछा करेंगे, इसलिए उसे जीवित छोड़ने का कोई कारण नहीं है। आखिरकार लिन युआन यिन चुहोंग को भी मार देता है।
मरते समय उसके शरीर पर मौजूद एक प्रोटेक्टिव टेक्निक सक्रिय होती है। उसके माध्यम से एल्डर शुआनिन की एक हल्की ऑरा प्रकट होती है और लिन युआन को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन लिन युआन समझ जाता है कि ये केवल एक छोड़ी हुई ऑरा है। वास्तविक एल्डर शुआनिन स्वयं वहां मौजूद नहीं है। युद्ध समाप्त होने के बाद वो क्षतिग्रस्त ट्विन शैडो पपेट को देखकर अफसोस करता है। इतना शक्तिशाली पपेट लड़ाई में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद लिन युआन वापस राइनकार्नेशन पेविलियन लौट आता है। चू युंगश्यू उसे देखकर राहत की सांस लेती है, लेकिन लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि अब स्थिति पहले से भी अधिक खतरनाक हो चुकी है। एल्डर शुआनिन अपनी पोती की मौत के बाद निश्चित रूप से पागलों की तरह उसकी तलाश करेगा। उसका अनुमान बिल्कुल सही साबित होता है। कुछ ही समय बाद एल्डर शुआनिन स्वयं नंजिया सिटी पहुंच जाता है। वो पूरे शहर में गरजते हुए घोषणा करता है कि जिसने उसकी पोती को मारा है वो तुरंत बाहर आ जाए। यदि वो स्वयं बाहर नहीं निकला तो वो पूरे शहर के लोगों को मार डालेगा। लिन युआन ये सब सुनकर भी बाहर नहीं निकलता। वो समझ जाता है कि यदि शुआनिन केवल चिल्ला रहा है तो इसका मतलब है कि उसे अभी तक लिन युआन का ठिकाना नहीं मिला। लेकिन एल्डर शुआनिन गुस्से में शहर के सभी लोगों को मारने की धमकी देता है। इसी समय दुकान के मालिक डन्यांगजी सामने आते हैं। वो शुआनिन को रोकते हुए कहते हैं कि ये नांजिया सिटी है, उसकी निजी जागीर नहीं। यदि वो बदला लेना चाहता है तो असली अपराधी को ढूंढे, लेकिन पूरे शहर में अंधाधुंध हत्या करने की अनुमति उसे कभी नहीं मिलेगी। शुआनिन अपने नेसेंट सोल कल्टीवेशन और घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट की ताकत का हवाला देकर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन डन्यांगजी बिल्कुल भी नहीं डरते। वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नंजिया सिटी के पीछे पिल अलायंस का संरक्षण है। क्लाउड हिडन सेक्ट को नष्ट कर देने का मतलब ये नहीं कि घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट अब हर जगह मनमानी कर सकता है। यदि शुआनिन शहर में निर्दोष लोगों की हत्या करेगा तो वो स्वयं उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। आखिरकार शुआनिन कुछ शांत होता है। डन्यांगजी उसे अंतिम चेतावनी देते हैं कि यदि वो असली हत्यारे को ढूंढ ले तो उसके साथ जो चाहे करे, लेकिन नंजिया सिटी में किसी निर्दोष व्यक्ति का खून नहीं बहना चाहिए। शुआनिन मजबूर होकर यह शर्त मान लेता है और असली हत्यारे की तलाश जारी रखने का निर्णय लेता है। लियुआन को अच्छी तरह पता था कि एल्डर शुआनिन अभी भी नंजिया सिटी के भीतर उसी की तलाश कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि वो आखिर कहां छिपा हुआ है। दूसरी ओर डन्यांगजी भी शुआनिन को साफ शब्दों में समझा देते हैं कि नंजिया सिटी में वो किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता। शहर के शांत होने के बाद अचानक डन्यांगजी स्वयं गुप्त रूप से लिन युआन के सामने प्रकट होते हैं। लिन युआन उनकी उपस्थिति देखकर चौंक जाता है। इतनी निकट आने के बावजूद उसे उनकी आहट तक महसूस नहीं हुई थी। तभी उसे पहली बार नासेंट सोल कल्टीवेटर और अपने बीच की वास्तविक शक्ति का अंतर समझ में आता है। डन्यांगजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यदि वे सचमुच उसे पकड़वाना चाहते तो कब का उसे एल्डर शुआनिन के हवाले कर चुके होते। आखिर शुआनिन इस समय उसकी खाल तक उतारने को तैयार बैठा है। लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि अब डन्यांगजी उससे किसी बदले की उम्मीद कर रहे हैं। डन्यांगजी हंसते हुए कहते हैं कि उन्होंने उसकी बहुत बड़ी मदद की है, इसलिए बदले में कुछ स्पिरिट स्टोन्स तो बनते ही हैं। लिन युआन मन ही मन सोचता है कि इतने बड़े नेसेंट सोल एल्केमिस्ट भी आखिर पैसों के इतने भूखे क्यों हैं। तब डन्यांगजी बताते हैं कि लोग समझते हैं कि एल्केमिस्ट्स बहुत अमीर होते हैं, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जितना ऊंचा एल्केमिस्ट का स्तर होता है उतना ही अधिक खर्च उसकी एल्केमी में होता है। स्पिरिट हर्ब्स, रेयर मटेरियल्स और पिल रिफाइनिंग में ही सारी संपत्ति खत्म हो जाती है। इसलिए अधिकतर बड़े एल्केमिस्ट्स वास्तव में हमेशा धन की कमी से जूझते रहते हैं। लिन युआन सम्मानपूर्वक अपने पास बचे हुए स्पिरिट स्टोन्स उन्हें भेंट कर देता है। उसकी ईमानदारी देखकर डन्यांगजी खुश हो जाते हैं और वादा करते हैं कि जब तक लिन युआन नांजिया सिटी के भीतर रहेगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन इसके बाद वे एक गंभीर चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि राइनकार्नेशन पेविलियन अब सुरक्षित नहीं रहा। क्लाउड हिडन सेक्ट की घटनाओं के बाद डिमोनिक साउंड सेक्ट के लोग आसानी से पता लगा लेंगे कि ये दुकान लिन युआन से जुड़ी हुई है। हाल ही में शहर में डिमोनिक कल्ट के कई लोग केवल उसी की तलाश में घूम रहे हैं। हालांकि अभी तक वे लिन युआन को ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन यदि वो अपनी दुकान पर वापस गया तो एल्डर शुआनिन और डिमोनिक कल्ट दोनों उसके पीछे पहुंच जाएंगे। इसलिए डन्यांगजी उसे अपनी निजी हवेली में बने एक गुप्त कोर्टयार्ड में छिपा देते हैं, जहां उन्होंने स्वयं एक शक्तिशाली फॉर्मेशन स्थापित किया हुआ है। उनका विश्वास था कि उस फॉर्मेशन के रहते हुए नासेंट सोल एल्डर शुआनिन भी लिन युआन का पता नहीं लगा पाएगा। लिन युआन उनके इस उपकार के लिए उनका धन्यवाद करता है। कुछ समय बाद चू युंगश्यू भी वहां पहुंचती है। लिन युआन उसे पूरी स्थिति समझाता है। वो बताता है कि उसने एल्डर शुआनिन की पोती को मार दिया है और अब घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट तथा डीमन साउंड सेक्ट दोनों उसके पीछे पड़े हुए हैं। राइनकार्नेशन पेविलियन भी अब सुरक्षित नहीं रहा। चू युंगश्यू दुकान बंद होने की चिंता करती है, क्योंकि उन्होंने 5 वर्षों का किराया पहले ही दे दिया था और अब उनके कई स्थायी ग्राहक भी बन चुके थे। लेकिन लिन युआन कहता है कि दुकान से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी जान है। फिर भी वो डन्यांगजी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि डन्यांगजी केवल तब तक उसकी रक्षा करेंगे जब तक उन्हें उससे लाभ मिलता रहेगा। यदि स्पिरिट स्टोन्स खत्म हो गए तो शायद वो भी उसका साथ छोड़ दें। इसीलिए वो चू युंगश्यू को ऑरा छिपाने वाली स्ट्रॉ हैट देकर बाहर की स्थिति पर नजर रखने भेजता है और सख्त आदेश देता है कि वो दोबारा राइनकार्नेशन पेविलियन में कभी प्रवेश न करे, ताकि किसी को उन दोनों का संबंध समझ में न आए। इस बीच लिन युआन अपने ट्विन शैडो पपेट को पूरी तरह तैयार कर लेता है। अब उसके पास आत्मरक्षा का एक और शक्तिशाली साधन मौजूद था। वो मन ही मन निर्णय लेता है कि यदि स्थिति और बिगड़ी तो वो टियन्युअन कॉन्टिनेंट के किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा। दुनिया इतनी विशाल है कि 3 डिमोनिक सेक्ट्स पूरे महाद्वीप पर शासन नहीं कर सकते।
कुछ समय बाद चू युंगशू वापस लौटती है। वो बताती है कि डिमोनिक साउंड सेक्ट के कई कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स राइनकार्नेशन पेविलियन की तलाशी लेने आए थे। दुकान पूरी तरह खाली मिलने के बावजूद एल्डर शुआनियन लगातार अपनी डिवाइन सेंस से पूरे शहर की खोज कर रहा है। इतना ही नहीं, शहर के द्वार पर लिन युआन के सिर की कीमत बढ़ाकर 1000 स्पिरिट स्टोन्स कर दी गई है। लिन युआन समझ जाता है कि अब उसकी स्थिति पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो चुकी है। उसी रात वो भेष बदलकर एक मैजिक आर्टिफैक्ट शॉप में पहुंचता है। वो शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उसके पास ऐसा कोई मैजिक आर्टिफैक्ट है जो नासेंट सोल कल्टीवेटर की डिवाइन सेंस से भी उसे छिपा सके। शॉपकीपर बताता है कि इतनी शक्तिशाली वस्तुएं सामान्य दुकानों में उपलब्ध नहीं होती। तब लिन युआन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। वो जानना चाहता है कि पिल अलायंस में शामिल होने का तरीका क्या है। शॉपकीपर विस्तार से समझाता है कि पिल अलायंस में प्रवेश के केवल 2 रास्ते हैं। पहला, कोई व्यक्ति स्वयं 5th ग्रेड एल्केमिस्ट बन जाए और फिर आवेदन करे। दूसरा, पिल अलायंस की हेडक्वार्टर्स में स्थित पिल एकेडमी में प्रवेश लेकर वहां से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करे। शॉपकीपर यह भी बताता है कि पिल अलायंस का मुख्यालय टियान्युन कॉन्टिनेंट के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य सिल्वर मून डायनेस्टी में स्थित है, जो यहां से लगभग 10 लाख मील दूर है। वहां पहुंचने में सामान्य कल्टीवेटर को लगातार उड़ते रहने पर भी कई महीने लग सकते हैं। यह सुनकर लिन युआन गहरी सोच में डूब जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यदि वो नानजिया सिटी में अधिक समय तक रुका तो देर सबेर डिमोनिक कल्ट या एल्डर शुआनियन उसे ढूंढ ही लेंगे। इसलिए वो मन ही मन एक बड़ा निर्णय लेता है। अब उसका अगला लक्ष्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि सिल्वर मून डायनेस्टी पहुंचकर पिल एकेडमी में प्रवेश लेना और पिल अलायंस का सदस्य बनना होगा। उसे पूरा विश्वास था कि केवल वहीं पहुंचकर वो अपने सभी दुश्मनों से सुरक्षित रह पाएगा और भविष्य में उनसे भी अधिक शक्तिशाली बन सकेगा। लिन युआन ने सिल्वर मून डायनेस्टी जाने का फैसला कर लिया था। रवाना होने से पहले वो चू युंगशू को अपने पास मौजूद स्पिरिट स्टोन्स का एक हिस्सा दे देता है ताकि वो कुछ समय तक सुरक्षित रह सके। चू युंगशू भी उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन लिन युआन साफ मना कर देता है। वो समझाता है कि अब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। जितने अधिक लोग साथ होंगे, खतरा उतना ही बढ़ेगा। अगर चू युंगशू अकेली रहेगी तो उसके जीवित बचने की संभावना कहीं अधिक होगी। जब चू युंगशू पूछती है कि भविष्य में उसे कहां ढूंढे, तब लिन युआन केवल इतना कहता है कि उसका अगला लक्ष्य सिल्वर मून डायनेस्टी है। अगर भविष्य में अवसर मिला तो वे वहीं मिलेंगे। इसके बाद दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। लिन युआन जानबूझकर घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट के प्रभाव वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है। उसे पूरा विश्वास था कि एल्डर शुआनियन कभी ये नहीं सोचेगा कि वो दुश्मन के ही इलाके में आकर छिप जाएगा। कुछ समय तक वहां सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से शांत रहता है। व्हाइट क्लाउड वैली में अधिकांश बड़े विशेषज्ञों के व्यस्त होने की वजह से इस इलाके में निगरानी भी बहुत कम थी। एक दिन वो एक दुकान में जाकर सिल्वर मून डायनेस्टी तक पहुंचने का नक्शा मांगता है। दुकानदार बताता है कि उनके पास केवल क्लाउड हिडन सेक्ट के आसपास के नक्शे हैं। सिल्वर मून डायनेस्टी यहां से लगभग 10 लाख मील दूर है, इसलिए इतना लंबा नक्शा उनके पास नहीं है। उसी समय पास बैठा एक कल्टीवेटर उनकी बातचीत सुन लेता है और स्वयं आगे आता है। वो बताता है कि उसके पास नक्शा तो नहीं है, लेकिन उसे एक ऐसे टेलीपोर्टेशन अरे का स्थान पता है जो सीधे सिल्वर मून डायनेस्टी तक पहुंचा सकता है। ये सुनकर लिन युआन तुरंत रुचि दिखाता है। वो व्यक्ति समझाता है कि उस टेलीपोर्टेशन अरे के बारे में आसपास के कई लोग जानते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसे सक्रिय करने के लिए पूरे 20,000 स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। इतनी बड़ी राशि सुनकर लिन युआन भी चुप हो जाता है। तब वो व्यक्ति एक और प्रस्ताव रखता है। वो बताता है कि उसने पहले से कुछ कल्टीवेटर्स इकट्ठा कर लिए हैं। यदि 5 लोग मिलकर यात्रा करें तो हर व्यक्ति को केवल 4,000 स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे और सभी साथ में टेलीपोर्टेशन अरे का उपयोग कर सकेंगे। कुछ सोचने के बाद लिन युआन इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसके पास पूरे 20,000 स्पिरिट स्टोन्स थे, फिर भी उसे टेलीपोर्टेशन अरे का वास्तविक स्थान नहीं मालूम था, इसलिए उसने फिलहाल इस समूह के साथ चलना ही उचित समझा। अगले 3 दिनों तक वो वहीं प्रतीक्षा करता है। 3 दिन बाद सभी सदस्य एकत्र हो जाते हैं। उनमें टाइम्यू, शांगवान बो, ही, जांग जुंजी और लिन युआन शामिल थे। हर व्यक्ति अपने हिस्से के 4,000 स्पिरिट स्टोन्स लेकर पहुंचा था। टाइम्यू उन्हें एक सुनसान और वीरान स्थान पर ले जाता है। कुछ दूर चलने के बाद सबके सामने एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन अरे दिखाई देता है। लिन युआन एक नजर में समझ जाता है कि यह वास्तव में अत्यंत उच्च स्तर का स्पेशल फॉर्मेशन है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एक बड़ी समस्या दिखाई देती है। फॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गायब था। लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि इतना सटीक स्पेशल फॉर्मेशन एक हिस्सा टूट जाने के बाद काम ही नहीं कर सकता, लेकिन टाइम्यू झूठ बोलता है कि गायब हिस्सा महत्वहीन है और फॉर्मेशन अभी भी पूरी तरह काम करेगा। समूह के बाकी लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। लिन युआन मन ही मन समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। टाइम्यू सबको आदेश देता है कि वे अपने स्पिरिट स्टोन्स फॉर्मेशन के अलग अलग हिस्सों में रख दें ताकि टेलीपोर्टेशन शुरू की जा सके। जैसे ही सभी स्पिरिट स्टोन्स रखते हैं, अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। शांगवान बो अचानक अपने ही साथियों पर हमला कर देता है। वो हंसते हुए कहता है कि अगर सभी को मार दिया जाए तो पूरे 2,000 स्पिरिट स्टोन्स उन्हीं के हो जाएंगे। अब टाइम्यू भी अपना असली चेहरा दिखा देता है। वो साफ कहता है कि अगर टेलीपोर्टेशन अरे सच में काम करता तो वे खुद कब के सिल्वर मून डायनेस्टी पहुंच चुके होते। किसी अजनबी को साथ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद वो ही की असली पहचान भी उजागर कर देता है। वो बताता है कि ही वास्तव में घोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट के एल्डर शुआनियन की रखैल है, जिसने उसके स्पिरिट स्टोन्स चुराकर भागने की कोशिश की थी।
उसे मारने पर अलग से इनाम भी मिलेगा। उसी समय टाइम यू की नजर लिन युआन पर भी पड़ती है। वो कहता है कि उसने पहले जिस वांटेड पोस्टर को देखा था उसमें नाम लाई फेंग लिखा था, लेकिन बाद में वही नाम बदलकर लिन युआन कर दिया गया। अब वो पूछता है कि आखिर उसकी असली पहचान क्या है। लिन युआन समझ जाता है कि उसकी पहचान पूरी तरह उजागर हो चुकी है। वो बिना समय गंवाए लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर दुश्मन भी फैसला कर लेते हैं कि अब नाम जानने का कोई फायदा नहीं, चाहे वो ली फेंग हो या लिन युआन, उसे मारना ही होगा। युद्ध शुरू होते ही लिन युआन अपनी सॉर्ड टेक्निक ड्रॉइंग द सॉर्ड एज अ प्रिजन का उपयोग करता है। लड़ाई के दौरान उसे पता चलता है कि विरोधियों में गोस्ट रिफाइनिंग सेक्ट का भी एक कल्टीवेटर मौजूद है। उधर शांगवान बो अपने साथी के संकट में होने के बावजूद उसकी मदद करने के बजाय अपनी निजी इच्छाओं में उलझा रहता है। उसका साथी बार बार सहायता मांगता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। इसका फायदा उठाकर लिन युआन लगातार दबाव बनाता रहता है। जल्द ही सभी को एहसास हो जाता है कि लिन युआन का शरीर असाधारण रूप से मजबूत है। यहाँ तक कि ग्रीन बैम्बू सॉर्ड भी उसके शरीर को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच ही रही थी कि अचानक एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट होती है। अगले ही पल एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर बिना किसी प्रतिरोध के एक ही वार में मारा जाता है। ये दृश्य देखकर बाकी सभी कल्टीवेटर्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि यहाँ कोई उनसे भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व मौजूद है। कुछ ही क्षण पहले जो लोग लिन युआन को घेर कर मारने आए थे, अब वही डर के मारे भागने के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे ही लड़ाई आगे बढ़ती है, लिन युआन समझ जाता है कि दुश्मनों की सबसे बड़ी ताकत उनके हथियार नहीं, बल्कि उनके पपेट्स हैं। वो मन ही मन सोचता है कि टूटी हुई तलवारों का सामना तो वो अपने शरीर से भी कर सकता है, लेकिन उस अजीब पपेट को अपने पास आने देना आत्महत्या होगी। इसी बीच एक घायल दुश्मन दया की भीख मांगते हुए कहता है कि अगर लिन युआन उसकी जान बख्श दे तो वो एक बेहद महत्वपूर्ण खबर बताएगा। वो बताता है कि टाइम यू पहले ही उसकी असली पहचान चुका था और उसने एल्डर शुआनिन को इसकी सूचना भी भेज दी है। इसका मतलब था कि नेसेंट सोल एल्डर किसी भी समय वहां पहुंच सकता है। ये सुनते ही लिन युआन समझ जाता है कि अब एक पल भी रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। लेकिन उसी समय उसकी नजर टूटे हुए टेलीपोर्टेशन अरे पर पड़ती है। वो ध्यान से पूरे फॉर्मेशन का निरीक्षण करता है और समझ जाता है कि भले ही उसका एक हिस्सा टूट चुका हो, लेकिन बाकी संरचना अभी भी मौजूद है। यदि वो पूरे फॉर्मेशन की बनावट को आधार बनाकर कुछ परिवर्तन करे तो शायद यही उसकी बचने की आखिरी उम्मीद बन सकती है। उधर एल्डर शुआनियन तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। लिन युआन तुरंत फॉर्मेशन को सक्रिय करने की कोशिश करता है। कुछ ही क्षण बाद एल्डर शुआनियन वहां पहुंच जाता है और क्रोध से गरजते हुए लिन युआन का नाम पुकारता है, लेकिन ठीक उसी समय टेलीपोर्टेशन अरे सक्रिय हो जाता है। एक तेज प्रकाश पूरे क्षेत्र को घेर लेता है और अगले ही पल लिन युआन वहां से गायब हो जाता है। जब प्रकाश समाप्त होता है तो एल्डर शुआनियन को न तो कोई लाश मिलती है और न ही खून का कोई निशान। लिन युआन सफलतापूर्वक उस स्थान से निकल चुका था। टेलीपोर्टेशन के बाद लिन युआन खुद को एक बिल्कुल अनजान और वीरान गुफा में पाता है। वहां उसके साथ वही महिला भी पहुंच जाती है जो पहले एल्डर शुआनियन से भाग रही थी। वो लिन युआन से अनुरोध करती है कि वे साथ यात्रा करें ताकि दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकें। यहां तक कि वो डाउ कंपेनियन बनने और साथ नई जिंदगी शुरू करने का प्रस्ताव भी रखती है, लेकिन लिन युआन विनम्रता से मना कर देता है। वो कहता है कि उसके सामने अभी बहुत महत्वपूर्ण काम है और वो किसी को अपने साथ लेकर नहीं चल सकता। कुछ समय बाद वो गुफा से बाहर निकलता है। बाहर का दृश्य देखकर वो चकित रह जाता है। आकाश में असंख्य कल्टीवेटर्स उड़ रहे थे और सामने एक विशाल नगर दिखाई देता है, वैंगशियन सिटी। उसे जल्दी ही पता चलता है कि यह वही क्षेत्र है जहां पिल अलायंस का मुख्यालय स्थित है। यह देखकर उसे एहसास होता है कि टेलीपोर्टेशन उसे वास्तव में सिल्वर मून डायनेस्टी तक ले आई है। शहर में प्रवेश करते ही उसे बताया जाता है कि हर रोग कल्टीवेटर को पहले अपनी पहचान दर्ज करानी होती है। लिन युआन स्वयं को एक रोग कल्टीवेटर बताता है और पहचान का टोकन लेने के लिए शुल्क चुकाता है। अब वो आधिकारिक रूप से वॉन्गशियन सिटी में रहने और व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक चालाक व्यक्ति डाओ शाओडाओ से होती है। डाओ शाओडाओ दावा करता है कि वो पूरे वॉन्गशियन सिटी का सबसे बड़ा जानकार है और शहर की हर जानकारी उसी के पास होती है। जब लिन युआन उससे पिल अलायंस के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि सीधे पिल अलायंस में प्रवेश करना लगभग असंभव है, लेकिन यदि कोई पिल किंग अकेडमी में दाखिला ले लें तो भविष्य में पिल अलायंस तक पहुंचना संभव हो सकता है। डाओ शाओडाओ दावा करता है कि उसके पास ऐसे संबंध हैं जिनकी मदद से वो लिन युआन को पिल किंग अकेडमी में दाखिल करवा सकता है। बदले में वो एक 0-0 स्पिरिट स्टोन्स मांगता है। लिन युआन पूरी तरह भरोसा तो नहीं करता, लेकिन भुगतान बाद में करने की शर्त पर उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह डाओ शाओडाओ उसे पिल टावर के पीछे वाले रास्ते से पिल किंग अकेडमी ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात स्टुअर्ड ह्यू से कराई जाती है। स्टुअर्ड ह्यू पूछता है कि क्या उसे एल्केमी का कुछ ज्ञान है। लिन युआन बताता है कि उसे थोड़ी बहुत जानकारी है। ये सुनकर स्टुअर्ड ह्यू उसे भीतर रहने की अनुमति दे देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सच्चाई सामने आ जाती है। लिन युआन को पता चलता है कि डाओ शाओडाओ ने उससे झूठ बोला था। उसे छात्र नहीं बल्कि पिल किंग अकेडमी का नौकर बनाकर बेच दिया गया था। स्टुअर्ड ह्यू हंसते हुए बताता है कि डाओ शाओडाओ ने उससे दलाली के नाम पर पूरे 100 स्पिरिट स्टोन्स भी ले लिए हैं। यह सुनकर लिन युआन को पहली बार महसूस होता है कि इतने वर्षों तक अनगिनत खतरों से बचने वाला वो आज एक साधारण ठग के हाथों धोखा खा गया। गुस्से के बावजूद वो खुद को शांत रखता है। स्टुअर्ड ह्यू उसे 2 विकल्प देता है। यदि वो जाना चाहता है
तो अतिरिक्त 50 स्पिरिट स्टोन्स देकर तुरंत निकल सकता है, अन्यथा वो अकेडमी में नौकर बनकर काम करे। कुछ देर सोचने के बाद लिन युआन रहने का फैसला करता है। वो मन ही मन समझ जाता है कि चाहे नौकर ही क्यों न बनना पड़े, लेकिन पिलकिंग अकेडमी के भीतर रहना बाहर भटकने से कहीं अधिक सुरक्षित है। इसके अलावा यहाँ रहकर उसे एल्केमी सीखने और भविष्य में आगे बढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। स्टुअर्ट ह्यू उसे उसका पहला काम सौंपता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अकेडमी के सभी कचरे के डिब्बे खाली करने होंगे। वो ये भी चेतावनी देता है कि यदि वो देर करेगा और अकेडमी के किसी बड़े शिष्य या राजघराने के सदस्य को परेशानी हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। पहले भी एक नौकर इसी गलती की वजह से मारा जा चुका था। लेकिन ये काम सुनकर लिन युआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। दूसरों के लिए वे सब बेकार और फेंकी हुई पिल्स थीं, लेकिन उसके राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन के लिए वही सबसे कीमती खजाना थी। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह मामूली दिखने वाला काम वास्तव में उसके लिए एक नई और अनमोल अवसर साबित होने वाला है। लिन युआन अब पूरी तरह समझ चुका था कि भले ही वो पिलकिंग अकेडमी में सिर्फ एक साधारण नौकर हो, लेकिन उसके लिए यही जगह सबसे सुरक्षित थी। यहाँ कोई उसे पहचानता नहीं था। ऊपर से रोजाना मिलने वाला एल्केमी का कचरा उसके राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। वो मन ही मन खुश होकर सोचता है कि अगर कहीं स्वर्ग होता है तो शायद उसके लिए यही जगह है। स्टुअर्ट हूँ उसे समझाता है कि अकेडमी के नौकरों की भी अपनी इज्जत होती है। रोज सुबह अपना काम खत्म करने के बाद वो अकेडमी के बीचों बीच होने वाले एल्डर्स के लेक्चर भी सुन सकता है। बस शर्त इतनी है कि उसे सबसे पीछे खड़े होकर सीखना होगा। लिन युआन के लिए यही काफी था। उसे मुफ्त में इतने बड़े एल्केमी मास्टर्स का ज्ञान मिल रहा था। अगले ही दिन अकेडमी में 6th ग्रेड एल्केमिस्ट एल्डर जेंग का लेक्चर शुरू होता है। सैकड़ों विद्यार्थी उत्साह से जमा होते हैं क्योंकि एल्डर जेंग वर्षों बाद स्वयं एल्केमी का प्रदर्शन करने वाले थे। लिन युआन भी चुपचाप सबसे पीछे खड़ा होकर पूरी प्रक्रिया ध्यान से देखने लगता है। जैसे जैसे एल्डर जेंग एल्केमी समझाते जाते हैं, लिन युआन उनके फायर कंट्रोल, स्पिरिचुअल एनर्जी के संतुलन और मेडिसिन फ्यूजन की तकनीकों को बड़े ध्यान से सीखता है। उसे महसूस होता है कि एल्डर जेंग की एल्केमी उसके गुरु से भी कहीं अधिक गहरी और परिष्कृत है। लेक्चर समाप्त होने के बाद एल्डर जेंग स्वयं हेवनली स्पिरिट पिल बनाने का प्रदर्शन शुरू करते हैं। उनका एक शिष्य सॉन्ग युआन आग नियंत्रित करने में सहायता करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद लिन युआन को महसूस होता है कि सॉन्ग युआन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही है। वो समझ जाता है कि फर्नेस किसी भी समय फट सकता है, फिर भी वो खुद को रोक लेता है। वो सोचता है कि अब वो केवल एक नौकर है। अगर उसने बीच में दखल दिया और किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया तो मुसीबत उसी के सिर आएगी। कुछ ही क्षण बाद फर्नेस का संतुलन बिगड़ जाता है। सॉन्ग युआन की स्पिरिचुअल एनर्जी समाप्त हो जाती है और फर्नेस का ढक्कन जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। सौभाग्य से फर्नेस विशेष प्रकार का था, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं होता। एल्डर जेंग सॉन्ग युआन को कड़ी डांट लगाते हैं और लेक्चर वहीं समाप्त कर देते हैं। लेक्चर के बाद एल्डर जेंग की नजर लिन युआन पर पड़ती है। वो उससे पूछते हैं कि वो कौन है। लिन युआन विनम्रता से बताता है कि वो अकेडमी का गार्बेज कलेक्टर है और एल्केमी वेस्ट इकट्ठा करता है। एल्डर जेंग उसकी सजगता और समझदारी से प्रभावित होकर उसे इनाम में एक पूरी बोतल 4th ग्रेड हेवनली स्पिरिट पिल्स दे देते हैं। ये दृश्य देखकर बाकी विद्यार्थी जल उठते हैं। विशेषकर सॉन्ग युआन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि एक साधारण नौकर को इतनी कीमती पिल्स मिल जाएं। वो तुरंत लिन युआन के पास पहुंचकर पिल्स मांगता है, लेकिन लिन युआन सीधे मना करने के बजाय बड़ी चतुराई से बात घुमा देता है। वो कहता है कि यदि सॉन्ग युआन जबरदस्ती पिल्स लेगा तो एल्डर जेंग नाराज हो सकते हैं, लेकिन यदि सॉन्ग युआन उन्हें स्पिरिट स्टोन्स देकर खरीदे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। सॉन्ग युआन को यह बात सही लगती है। आखिरकार वो पूरे 100 स्पिरिट स्टोन्स देकर पिल्स खरीद लेता है। लिन युआन मन ही मन मुस्कुराता है। उसने एल्डर जेंग की दी हुई पूरी बोतल बेचने के बजाय 2 पिल्स अपने पास छिपाकर रख ली थी। साथ ही एकेडमी के कूड़ेदान से मिली सैकड़ों बेकार पिल्स को रीइंकार्नेशन कॉल्ड्रन में डालकर उसने दर्जनों 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड पिल्स तैयार कर ली थी। सिर्फ एक ही दिन में उसने धोखे से खोए हुए 100 स्पिरिट स्टोन्स भी वापस कमा लिए और ऊपर से कई 100 स्पिरिट स्टोन्स का अतिरिक्त लाभ भी कमा लिया। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात म्यूजिक डायनेस्टी की प्रसिद्ध प्रिंसेस हुआंगफू लैन से होती है। यही वही राजकुमारी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने कुछ दिन पहले एक नौकर को मार डाला था। प्रिंसेस उसे आदेश देती है कि वो उसका निजी एल्केमी रूम साफ करे। लिन युआन नियमों का हवाला देकर मना करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस का आदेश टालना संभव नहीं था। काम पूरा होने के बाद प्रिंसेस फिर से हेवनली स्पिरिट पिल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नौकरानी शाओडाई बताती है कि एकेडमी में हेवनली स्पिरिट ग्रास पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लिन युआन ये सुनकर तुरंत आगे आता है। उसके पास राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन की वजह से हजारों साल पुरानी हेवनली स्पिरिट ग्रास का अच्छा भंडार था। वो प्रिंसेस को वही हर्ब बेचने का प्रस्ताव देता है। जब प्रिंसेस और शाओडाई उस हर्ब की गुणवत्ता देखते हैं तो दोनों दंग रह जाते हैं। इतनी पुरानी हेवनली स्पिरिट ग्रास बाजार में लगभग मिलती ही नहीं थी। शाओडाई बताती है कि इसकी कीमत कम से कम 2000 स्पिरिट स्टोन्स है, लेकिन प्रिंसेस बिना किसी मोलभाव के तुरंत 2000 स्पिरिट स्टोन्स दे देती हैं। लिन युआन फिर एक बार भारी मुनाफा कमा लेता है। प्रिंसेस जाते जाते कहती है कि भविष्य में यदि उसके पास और हेवनली स्पिरिट ग्रास हो तो वो सबसे पहले उसी के पास आए। कुछ देर बाद स्टुअर्ट ह्यू उसे चेतावनी देता है। वो बताता है कि एल्डर जेंग से इनाम मिलने की वजह से बाकी नौकर उससे जलने लगे हैं। अभी अभी उसने कुछ लोगों को लिन युआन के डॉर्मेट्री की ओर जाते हुए देखा है। एकेडमी नौकरों की आपसी लड़ाई में दखल नहीं देती, चाहे किसी की टांग टूट जाए या बुरी तरह घायल हो जाए। किसी बड़े आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टुअर्ट ह्यू सलाह देता है कि लिन युआन सावधान रहे,
क्योंकि कुछ सर्वेंट्स उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। रात होने पर लिन युआन अपने डॉर्मेट्री में लौटता है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है, अचानक अंधेरे में छिपे कुछ लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमला शुरू होने से पहले ही वे किसी रहस्यमयी चीज के कारण चीखने लगते हैं। उनमें से एक की टांग बुरी तरह काट ली जाती है। घबराकर सभी चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ कोई भूत है। लिन युआन शांत भाव से उनकी ओर देखकर पूछता है कि आखिर वे उसके कमरे में कर क्या रहे हैं। घबराए हुए हमलावर तुरंत अपना रवैया बदल लेते हैं। वे मुस्कुराकर कहते हैं कि वे भी पिल्किंग एकेडमी के सर्वेंट्स हैं और सिर्फ दोस्ती करने आए थे ताकि आगे चलकर सब एक दूसरे की मदद कर सकें। लिन युआन उनकी बात सुनकर हल्की मुस्कान देता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने सामान पर पड़ती है। उसके स्पिरिट स्टोन्स और स्नैक्स गायब थे। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये लोग दोस्ती करने नहीं बल्कि चोरी करने आए थे। डॉर्मेटरी में घुसे तीनों नौकर पूरी तरह मुकर जाते हैं। वे बार बार कहते हैं कि उन्होंने लिन युआन का कुछ भी नहीं चुराया, लेकिन लिन युआन उनकी घबराई हुई शक्ल देखकर समझ चुका था कि चोरी इन्हीं लोगों ने की है। जब उसने उनसे अपने स्पिरिट स्टोन्स और स्नैक्स लौटाने को कहा तो पहले तो वे बहाने बनाने लगे, लेकिन आखिरकार डर के मारे अपनी जेब से जितने स्पिरिट स्टोन्स थे सब निकालकर उसके सामने रख दिए। कुल मिलाकर उनके पास मुश्किल से 197 स्पिरिट स्टोन्स निकले। लिन युआन ने वही ले लिए और मन ही मन फैसला किया कि आज के बाद एकेडमी में कोई भी सर्वेंट उसे आसान शिकार नहीं समझेगा। अगले दिन स्टीवर्ड ह्यू उससे मिलने आता है। वो बताता है कि जिन 3 नौकरों को लिन युआन ने पीटा था वे इतने घायल हैं कि कई दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब उनका पूरा काम भी लिन युआन को करना होगा। ये सुनकर लिन युआन नाराज नहीं होता, उल्टा उसे खुशी होती है, क्योंकि नया काम स्पिरिट हर्ब हॉल में सूखी और बेकार स्पिरिचुअल हर्ब्स उखाड़कर फेंकने का था। उसके लिए ये बेकार जड़ी बूटियां नहीं बल्कि राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन के लिए मुफ्त का खजाना थी। जब लिन युआन पहली बार स्पिरिट हर्ब गार्डन पहुंचता है तो वहां का एल्डर उसे एक नजर देखकर ही उसकी ताकत का अंदाजा लगा लेता है। एल्डर साफ कह देता है कि चाहे लड़ाई में गलती किसकी रही हो, अब से पूरे हर्ब फील्ड की जिम्मेदारी उसी की होगी। लिन युआन बिना किसी बहस के काम स्वीकार कर लेता है। अगले कई दिनों तक वो सुबह से शाम तक सूखी स्पिरिचुअल हर्ब्स इकट्ठी करता रहता है। बाहर से ये बेहद कठिन मेहनत दिखाई देती थी, लेकिन भीतर ही भीतर लिन युआन हर दिन अनगिनत दुर्लभ हर्ब्स अपने कॉल्ड्रन के लिए जमा कर रहा था। करीब 10 दिन बाद एल्डर हुआंग उन घायल नौकरों के बारे में पूछता है। तभी पता चलता है कि वे जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी बढ़ा रहे हैं। इसी बीच वे तीनों लिन युआन की शिकायत लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि उसने उन्हें बिना वजह पीटा था, लेकिन स्टीवर्ड ह्यू उन्हें याद दिलाता है कि एकेडमी का नियम साफ है, जब तक कोई किसी को मार नहीं देता सर्वेंट्स की लड़ाई में कोई दखल नहीं देगा। ये सुनते ही तीनों का चेहरा उतर जाता है। दूसरी ओर लिन युआन को भी बाहर जाने की अनुमति मिल जाती है। बस शर्त यही थी कि अंधेरा होने से पहले वापस लौटना होगा। एकेडमी से निकलते ही लिन युआन सीधे रॉयल ट्रेजर पेविलियन पहुंचता है। इस बार उसके पास बेचने के लिए साधारण सामान नहीं था। उसने सैकड़ों 2nd और 3rd ग्रेड पिल्स, दर्जनों 4th ग्रेड हेवनली स्पिरिट पिल्स और बड़ी मात्रा में दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब्स निकाल कर रख दिए। दुकान का कर्मचारी ये सब देखकर दंग रह जाता है और तुरंत अपने शॉपकीपर हुआंग फियोंग को बुला लाता है। शॉपकीपर पहले इन वस्तुओं की असलियत और स्रोत के बारे में पूछता है। लिन युआन बड़ी चतुराई से कहता है कि ये सभी सामान पूरी तरह वैध हैं और उसने इन्हें मेहनत से इकट्ठा किया है। शॉपकीपर उसकी बात मान लेता है और पूरे सामान की कीमत 1,000 स्पिरिट स्टोन्स तय कर देता है। लिन युआन बिना देर किए सौदा पूरा कर देता है। इतने स्पिरिट स्टोन्स मिलने के बाद लिन युआन तुरंत अपने सबसे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता है। वो स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल की रेसिपी खरीदना चाहता था। शॉपकीपर उसे समझाता है कि ये 5th ग्रेड पिल है और इसकी मुख्य सामग्री पर्पल डे लिली जैसी अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी होती है। लेकिन लिन युआन को बाकी हर्ब्स की चिंता नहीं थी। उसके पास पर्पल डे लिली पहले से मौजूद थी और बाकी अधिकांश सहायक हर्ब्स एकेडमी के हर्ब गार्डन में आसानी से मिल सकती थी। इसलिए वो बिना झिझक 1,000 स्पिरिट स्टोन्स देकर स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल की रेसिपी खरीद लेता है। अब उसके पास अपने टैलेंट को बदल देने वाली महान पिल बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। एकेडमी लौटने के कुछ समय बाद प्रिंसेस वांगफू लैन फिर उससे मिलने आती है। वो सीधे उसे 4000 स्पिरिट स्टोन्स देती है और कहती है कि अगर उसके पास 1000 ईयर हेवनली स्पिरिट ग्रास हो तो वो सब खरीदना चाहती है। लिन युआन उसके लिए 2 और 1000 ईयर हर्ब्स निकाल देता है और साथ ही मन बाकी आवश्यक हर्ब्स की सूची भी पूरी करने लगता है। उसे अब विश्वास हो चुका था कि स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल बनाने का दिन ज्यादा दूर नहीं है। कुछ ही समय बाद प्रिंसेस वांगफू लैन उत्साह से पूरे एकेडमी में घोषणा करती है कि उसने पहली बार सफलतापूर्वक हेवनली स्पिरिट पिल तैयार कर ली है। वो सबके सामने स्वीकार करती है कि यदि लिन युआन ने उसे 1000 ईयर हेवनली स्पिरिट ग्रास न बेची होती तो ये सफलता कभी नहीं मिलती। खुश होकर वो लिन युआन को अतिरिक्त 1,000 स्पिरिट स्टोन्स इनाम में देती है। उसकी इस सफलता को देखकर बाकी विद्यार्थी भी चौंक जाते हैं। सॉन्ग युआन तुरंत लिन युआन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास अभी भी 1000 ईयर हेवनली स्पिरिट ग्रास बची हुई है। लिन युआन मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसके पास अभी भी कुछ हर्ब्स मौजूद हैं, लेकिन अब उनकी कीमत पहले जैसी नहीं रहने वाली। एकेडमी में लिन युआन द्वारा बेची गई 1000 ईयर हेवनली स्पिरिट ग्रास की खबर तेजी से फैल चुकी थी। जल्द ही कई शिष्य उस दुर्लभ हर्ब को खरीदने के लिए आपस में बोली लगाने लगे। शुरुआत 2000 स्पिरिट स्टोन से हुई, लेकिन जेड ट्री सेक्ट के यंग मास्टर छिन फेंग ने कीमत बढ़ाकर 3000 स्पिरिट स्टोन्स कर दी। लिन युआन चुपचाप पूरा तमाशा देखता रहा और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले छिन फेंग को हर्ब बेच दिया। लेकिन जैसे ही सौदा पूरा हुआ
उसने मुस्कुराकर अपनी दूसरी 1000 ईयर हेवनली स्पिरिट ग्रास भी निकाल ली। अब दूसरे खरीदार ने केवल 2000 स्पिरिट स्टोन्स में वही हर्ब खरीद ली। चिन फेंग को तब एहसास हुआ कि वो गुस्से और अहंकार में आकर बेवजह 1000 अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर चुका है। उसी पल उसने मन ही मन लिन युआन से बदला लेने की कसम खा ली। दूसरी ओर लिन युआन को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी बात थी अधिक से अधिक स्पिरिट स्टोन्स कमाना। उस रात चिन फेंग ने चुपके से एक जहरीला स्पिरिट बीस्ट भेजकर लिन युआन की हत्या कराने की कोशिश की, लेकिन लिन युआन पहले से सतर्क था। उसने आसानी से उस स्पिरिट बीस्ट को मार गिराया और उसका सेकंड टियर यांग स्पिरिट बीस्ट ब्लड भी इकट्ठा कर लिया, क्योंकि वो एल्केमी में उपयोगी था और अच्छी कीमत पर बिक सकता था। चिन फेंग की यह साजिश पूरी तरह असफल हो गई। इसी दौरान लिन युआन ने एल्डर हुआंग से स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल के लिए बची हुई 2 दुर्लभ हर्ब्स मांग लीं। एल्डर हुआंग को स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने सीधे हर्ब दे दिए। अब लिन युआन के पास स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल बनाने के लिए आवश्यक सभी इंग्रेडिएंट्स पूरी तरह तैयार हो चुके थे। वो तुरंत एल्केमी रूम में पहुंचा और राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन की मदद से पिल रिफाइनिंग शुरू कर दी। उसकी असली योजना एक डिफेक्टिव पिल बनाकर राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन की शक्ति का उपयोग करना थी, ताकि अंत में सर्वोत्तम गुणवत्ता की स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल प्राप्त हो सके। जैसे ही रिफाइनिंग शुरू हुई, पूरे पिल किंग अकेडमी में एक असाधारण सुगंध फैल गई। इतनी शक्तिशाली पिल फ्रेग्रेंस देखकर सभी एल्केमिस्ट्स और डिसाइपल्स चौंक गए। सबको लगा कि कोई एल्डर या 5th ग्रेड एल्केमिस्ट किसी अत्यंत दुर्लभ पिल का रिफाइनिंग कर रहा है। लेकिन अचानक फर्नेस फट गया और जोरदार विस्फोट हुआ। बाहर मौजूद लोग समझें कि कोई सर्वेंट अपनी क्षमता से कहीं अधिक ऊंची ग्रेड की पिल बनाने की कोशिश कर रहा था और असफल हो गया। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि असली स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल पहले ही राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन के भीतर सुरक्षित बन चुकी थी। कुछ देर बाद हुआंगफू लैन वहां पहुंची। उसने लिन युआन से पूछा कि क्या वो वास्तव में 5th ग्रेड पिल बना रहा था। लिन युआन ने हमेशा की तरह साधारण चेहरा बनाए रखा और कहा कि उसे एक पिल फॉर्मूला मिली थी, इसलिए उसने बस प्रयोग किया था। लेकिन फर्नेस एक्सप्लोजन हो गया। प्रिंसेस उसकी बात पूरी तरह नहीं मान पाई। फिर भी उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। लिन युआन शांति से वहां से निकल गया, जबकि उसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी। अगर राइनकार्नेशन कॉल्ड्रन से 2 स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल्स मिल जाएं, तो केवल एक पिल बेचकर भी वो अपार धन कमा सकता है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि दूसरी पिल से वो अपनी निकृष्ट टैलेंट को हमेशा के लिए बदल सकता था। अगले दिन एल्डर हुआंग ने लिन युआन को देखते ही महसूस कर लिया कि उसकी कल्टीवेशन में फिर से प्रगति हुई है। लेकिन बातचीत पूरी भी नहीं हुई थी कि एनफोर्समेंट हॉल के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने लिन युआन पर अकेडमी की 1000 ईयर हेवनली स्पिरिट हर्ब्स चुराने का आरोप लगाया और उसे पूछताछ के लिए साथ चलने का आदेश दिया। एल्डर हुआंग स्वयं उसके साथ चल पड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि लिन युआन बिना वजह चोरी नहीं करेगा। एनफोर्समेंट हॉल में मैनेजर ची ने उससे सीधा सवाल किया कि उसने इतनी सारी 1000 ईयर हेवनली स्पिरिट हर्ब्स कहां से प्राप्त की। लिन युआन ने बिना घबराए साफ कहा कि जिसने उस पर आरोप लगाया है वही पहले चोरी का प्रमाण पेश करे। केवल शक के आधार पर किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता। चिन फेंग ने तर्क दिया कि इतनी दुर्लभ हर्ब्स किसी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर के पास केवल चोरी से ही आ सकती हैं। लेकिन लिन युआन ने तुरंत उसका तर्क पलट दिया और कहा कि अनुमान कभी भी सबूत नहीं होता। उसकी दृढ़ता देखकर मैनेजर शी भी सहमत हो गया और फैसला किया कि पहले स्पिरिट मेडिसिन हॉल की जांच होगी। अगर वास्तव में कोई 1000 ईयर हेवनली स्पिरिट ग्रास गायब होगी, तभी लिन युआन पर शक किया जाएगा, वरना उसे तुरंत निर्दोष घोषित कर दिया जाएगा। एनफोर्समेंट हॉल की जांच के दौरान आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। स्पिरिट मेडिसिन हॉल के एल्डर ने साफ बता दिया कि उनके पास तो 100 साल पुरानी हेवनली स्पिरिट ग्रास तक नहीं है। फिर 1000 ईयर हेवनली स्पिरिट ग्रास चोरी होने का सवाल ही नहीं उठता। चिन फेंग की पूरी शिकायत झूठ साबित हो गई। लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय उसने एल्डर हुआंग पर ही लिन युआन का साथ देने का आरोप लगा दिया। ये सुनते ही एल्डर हुआंग क्रोधित हो गए। अगले ही पल उन्होंने बिना किसी चेतावनी के ऐसा हमला किया कि लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का चिन फेंग भी प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाया। वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। एल्डर हुआंग ने साफ कहा कि इतने वर्षों में किसी ने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। उसके बाद लिन युआन को निर्दोष घोषित कर दिया गया और उसे वापस जाने की अनुमति मिल गई। बाहर निकलते समय एल्डर हुआंग ने लिन युआन से पूछा कि क्या उसके पास अभी भी 1000 ईयर हेवनली स्पिरिट ग्रास बची है। लिन युआन ने सच बताया कि लगभग सारी बेच चुका है और केवल एक हर्ब बची है। उसने वह भी एल्डर हुआंग को उपहार में देने की पेशकश की, लेकिन एल्डर हुआंग ने मुस्कुराकर मना कर दिया। उनके लिए ऐसी हर्ब का कोई विशेष उपयोग नहीं था। इसके बाद उन्होंने सिल्वर मून डायनेस्टी के एंसेस्टर हुआंगफू ची के असेंशन की खबर सुनाई और बताया कि वो स्वयं उसे देखने जाने वाले हैं। लिन युआन भी तुरंत समझ गया कि ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। जाने से पहले एल्डर हुआंग ने स्पिरिट मेडिसिन हॉल की पूरी जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए लिन युआन को सौंप दी। उन्होंने मजाक में कहा कि हॉल उसकी नहीं हुई है, बस कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करनी है। यदि एक भी स्पिरिट हर्ब गायब हुई तो चाहे लिन युआन दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, वो उसे ढूंढ निकालेंगे। लिन युआन ने तुरंत उनकी बात मान ली और पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। स्पिरिट मेडिसिन हॉल संभालते ही लिन युआन का छोटा सा व्यापार फिर शुरू हो गया। जल्द ही एंशिएंट सॉर्ड सेक्ट की प्रसिद्ध डिसाइपल ली यूरू वहां पहुंची। उसे 1000 ईयर हेवनली स्पिरिट ग्रास चाहिए थी। लिन युआन ने बिना समय गंवाए उसे 2000 स्पिरिट स्टोन्स में बेच दिया। एक और बड़ा सौदा सफल हो गया और उसकी संपत्ति लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब ऐसी दुर्लभ हर्ब्स खुलेआम बेचना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जितना अधिक धन और प्रसिद्धि बढ़ेगी, उतने ही अधिक दुश्मन भी बनेंगे। कुछ दिनों बाद पूरा पिल किंग अकेडमी सिल्वर मून डायनेस्टी के एंसेस्टर हुआंगफू ची की असेंशन सेरेमोनी देखने पहुंचा।
लिन युआन भी एक सुरक्षित प्राइवेट रूम से ये ऐतिहासिक दृश्य देखने लगा। दूर आसमान में नासेंट सोल रियल्म के शिखर पर पहुंचे हुआंगफू ची ने 3000 वर्षों की कल्टीवेशन के बाद स्वर्ग के द्वार खोलने का प्रयास किया। उनके चारों ओर विशाल स्पिरिचुअल एनर्जी का भंवर बनने लगा और पूरे क्षेत्र पर भयावह दबाव छा गया। सामान्य कल्टीवेटर्स उस ऑरा को महसूस करके ही कांप उठे। कुछ ही क्षणों बाद सभी ने देखा कि हुआंगफू ची प्रकाश के भंवर में समा गए और ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने सफलतापूर्वक इमॉर्टल रियल्म में असेंड कर लिया हो। चारों ओर मौजूद कल्टीवेटर्स इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन लिन युआन के मन में शंका पैदा हो गई। उसे जुलोंग की कही बातें याद आईं कि असली असेंशन के लिए एंशिएंट असेंशन अरे आवश्यक होता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि इस पूरे दृश्य में कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जब एल्डर हुआंग वापस लौटे तो उन्होंने हॉल की व्यवस्था देखकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इनाम के रूप में लिन युआन को कुछ स्पिरिट स्टोन्स भी दे दिए। तभी लिन युआन ने अवसर देखकर उनसे सीधा प्रश्न पूछ लिया कि क्या वास्तव में सभी कल्टीवेटर्स इसी प्रकार असेंड करते हैं। उसने एंशिएंट असेंशन अरे का भी उल्लेख किया। यह सुनते ही एल्डर हुआंग का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से स्वीकार किया कि लिन युआन की बात सही है। वास्तविक असेंशन एंशिएंट असेंशन अरे के बिना संभव नहीं होती। आज जो पूरी दुनिया ने देखा वो असली असेंशन नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा छल था। एल्डर हुआंग के इस रहस्यमय उत्तर ने लिन युआन के मन में और भी अधिक प्रश्न खड़े कर दिए और उसे समझ आ गया कि इमॉर्टल रियल्म तथा असेंशन का रहस्य अब तक जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक गहरा और खतरनाक है। लिन युआन की बात सुनकर एल्डर हुआंग कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि लिन युआन का अनुमान बिल्कुल सही था। उन्होंने बताया कि वो वास्तव में सिल्वर मून डायनेस्टी के शाही परिवार से हैं और हुआंगफू ची के अवतार के रूप में इतने वर्षों से पिलकिंग एकेडमी में अपनी असली पहचान छिपाकर रह रहे थे। लिन युआन ने यह सब केवल एल्डर हुआंग के कपड़ों पर गिरी लाइटनिंग के निशान और उनके अचानक गायब होकर लौट आने जैसी छोटी छोटी बातों से समझ लिया था। एल्डर हुआंग भी उसकी सूझबूझ देखकर हैरान रह गए। इसके बाद एल्डर हुआंग ने सिल्वर मून डायनेस्टी और पिल अलायंस का सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि बाहरी दुनिया भले ही इन दोनों शक्तियों को अलग समझती हो, लेकिन असलियत में दोनों की जड़ एक ही है। पिल अलायंस के संस्थापक और सिल्वर मून डायनेस्टी के संस्थापक सगे भाइयों जैसे थे। एक ने एल्केमी का मार्ग चुना, जबकि दूसरे ने पूरे साम्राज्य की रक्षा की। उसी पुराने संबंध की वजह से आज तक दोनों शक्तियां राजधानी में बिना टकराव के साथ रह रही हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है और बाकी बड़े सेक्ट इस अवसर का इंतजार कर रहे हैं कि सिल्वर मून डायनेस्टी कमजोर पड़े और वे उस पर हमला कर सकें। लिन युआन ने पूछा कि जब असेंशन झूठी थी तो इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी। एल्डर हुआंग ने गंभीर होकर बताया कि यही उनकी योजना थी। उन्हें जानबूझकर बाकी शक्तियों को भ्रम में रखना था ताकि वे जल्दबाजी में अपनी असली मंशा दिखा दें। यदि 3 बड़े सेक्ट और अन्य शक्तियां युद्ध शुरू करती हैं तो छिपी हुई पिल अलायंस भी सामने आ जाएगी और पूरे टियान्युआन कॉन्टिनेंट का संतुलन बदल जाएगा। ये सुनकर लिन युआन समझ गया कि अब आने वाला समय पूरे महाद्वीप के लिए विनाशकारी होने वाला है। इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद लिन युआन वहां से निकलना चाहता था, लेकिन एल्डर हुआंग ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ 100 साल पहले उससे मिले होते तो शायद उसे अपना उत्तराधिकारी बना लेते। फिर उन्होंने उससे एक विनती की। उन्होंने चाहा कि भविष्य में यदि कभी अवसर आए तो वो हुआंगफू लान की यथासंभव रक्षा करे। लिन युआन जानता था कि एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर होकर वो नासेंट सोल या डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स का सामना नहीं कर सकता। फिर भी उसने वादा किया कि जहां तक संभव होगा वो हुआंगफू लान की मदद अवश्य करेगा। इनाम के रूप में एल्डर हुआंग ने उसे हरिकेन सडन मूवमेंट टेक्निक सिखाई। ये एक अत्यंत शक्तिशाली एस्केप टेक्निक थी जिसकी मदद से वो पलक झपकते ही बहुत लंबी दूरी तय कर सकता था। एल्डर हुआंग ने समझाया कि आने वाले युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमला नहीं बल्कि जीवित बचना होगा। लिन युआन ने तुरंत इस टेक्निक का अभ्यास शुरू कर दिया और कुछ ही समय में उसे पूरी तरह मास्टर भी कर लिया। अब वो सामान्य कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से भी आसानी से बच निकलने में सक्षम हो गया था। इसी बीच पिलकिंग एकेडमी ने अचानक कई वर्षों बाद बड़े पैमाने पर नए डिसाइपल्स की भर्ती का ऐलान कर दिया। देखने में यह साधारण एडमिशन लग रहा था, लेकिन असल में ये आने वाले युद्ध की तैयारी थी। जिन सेक्ट के लोग एकेडमी छोड़ रहे थे वे भविष्य के शत्रु माने जा रहे थे, जबकि जो पिल अलायंस में शामिल हो रहे थे वे उसके सहयोगी बनने वाले थे। पूरा एकेडमी अब खुलकर अलग अलग गुटों में बांटने लगा। भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले ही टियान्युआन कॉन्टिनेंट के कई बड़े सेक्ट लीडर्स पिलकिंग एकेडमी पहुंच गए। उनमें एंशिएंट सॉर्ड सेक्ट, ग्रीन माउंटेन सेक्ट और बीस्ट टेमिंग सेक्ट के नासेंट सोल एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। सभी लोग पिल अलायंस लीडर हुआंग शियान से मिलने आए थे। हुआंग शियान को देखकर लिन युआन समझ गया कि उनकी आयु अत्यंत अधिक हो चुकी है और उनके शरीर से मृत्यु की आभा साफ महसूस हो रही थी। यही कारण था कि बाकी शक्तियां अब खुलकर पिल अलायंस और सिल्वर मून डायनेस्टी पर दबाव बनाने लगी थीं। फिर पिलकिंग एकेडमी की परीक्षा शुरू हुई। इस बार नियम पहले से कहीं अधिक कठिन था। पहले जहां ग्रेड 2 पिल बनाना पर्याप्त माना जाता था, अब हर उम्मीदवार को ग्रेड 3 पिल सफलतापूर्वक रिफाइनिंग करनी होगी। ये सुनते ही अधिकांश परीक्षार्थी घबरा गए। तभी बीस टेमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर ने अचानक पूछा कि लिन युआन कौन है। उसके बेटे चिन फेंग ने लौटकर लिन युआन की इतनी चर्चा की थी कि अब कई बड़े सेक्ट लीडर्स भी उससे मिलना चाहते थे। सभी की नजरें एक साथ लिन युआन पर टिक गईं। उसे समझ आ गया कि अब वो साधारण सर्वेंट नहीं रहा। उसकी पहचान और क्षमता धीरे धीरे पूरे टियान्युआन कॉन्टिनेंट की बड़ी शक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी थी। जब सभी बड़े सेक्ट लीडर्स की नजरें लिन युआन पर टिक गईं, तब उसने विनम्रता से सभी वरिष्ठों को प्रणाम किया। बीस टेमिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर शिन शुआन ने उसे ध्यान से देखा।
उसके बेटे छिन फेंग ने लौटकर सारी हार का दोष लिन युआन पर डाल दिया था। इसलिए छिन शुआन को लगा था कि ये कोई असाधारण प्रतिभा होगी, लेकिन सामने खड़ा साधारण सर्वेंट देखकर वो थोड़ा निराश हुआ। दूसरी ओर पिल अलायंस लीडर हुआंग ही ने सीधे लिन युआन से पूछा कि उसने पिल किंग एकेडमी की आधिकारिक परीक्षा में भाग क्यों नहीं लिया। लिन युआन ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि उसकी एल्केमी अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपनी क्षमता का दिखावा करे, इसलिए उसने परीक्षा में हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। सोंग चैंगचिंग और चीन शुआन दोनों ने दावा किया कि उनके शिष्यों ने लिन युआन की एल्केमी की बहुत प्रशंसा की थी। अब वे स्वयं उसकी क्षमता देखना चाहते थे। तभी वहां मौजूद एक रहस्यमयी नासेंट सोल एक्सपर्ट भी लगातार लिन युआन को ध्यान से देखने लगा। उसकी निगाहें देखकर लिन युआन के मन में बेचैनी पैदा हो गई। तभी एम्प्रेस ने स्वयं आदेश दिया कि लिन युआन भी सबके सामने एल्केमी का प्रदर्शन करे। अब उसके पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लिन युआन ने विनम्रता से कहा कि वो तो केवल एक साधारण सर्वेंट है, और यदि उसकी एल्केमी अच्छी न निकली तो भी पिल किंग एकेडमी की प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना कहकर उसने फर्नेस तैयार की और शांत मन से पिल रिफाइनिंग शुरू कर दी, जबकि चारों ओर बैठे बड़े बड़े एल्केमी मास्टर्स उसे ध्यान से देख रहे थे। दूसरी ओर कई सेक्ट लीडर्स इस प्रदर्शन को केवल पिल किंग एकेडमी का मजाक बनाने का अवसर समझ रहे थे। लिन युआन को भी महसूस हो रहा था कि आज का माहौल सामान्य नहीं है और किसी भी समय कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ही समय में लिन युआन ने सफलतापूर्वक स्पिरिट गैदरिंग पिल तैयार कर दी। बाहर से देखने पर वो एक साधारण पिल लग रही थी, इसलिए अधिकांश लोग प्रभावित नहीं हुए। लेकिन पिल अलायंस लीडर हुआंग ही ने एक नजर देखते ही उसकी गुणवत्ता पहचान ली। उन्होंने कहा कि इतनी शुद्ध और उत्कृष्ट स्पिरिट गैदरिंग पिल बनाना किसी साधारण एल्केमिस्ट के बस की बात नहीं है। उनके अनुसार लिन युआन की एल्केमी टैलेंट असाधारण थी। तभी रहस्यमयी एक्सपर्ट हे लिन भी आगे आया और उसने भी लिन युआन की खुलकर प्रशंसा की। हालांकि हुआंग ही ने स्पष्ट किया कि केवल फर्स्ट ग्रेड पिल बनाकर कोई पिल किंग एकेडमी की आधिकारिक परीक्षा पास नहीं कर सकता। तभी चिन शुआन ने अचानक घोषणा कर दी कि वो स्वयं लिन युआन को पिल किंग एकेडमी में शामिल होने की सिफारिश करता है। हुआंग ही ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के ये सिफारिश स्वीकार कर ली। दोनों महान शक्तियां मानो लिन युआन को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थीं। ये देखकर लिन युआन तुरंत समझ गया कि अब वो उनके राजनीतिक खेल का मोहरा बनने वाला है। लिन युआन ने बिना डरे दोनों के सामने साफ शब्दों में कहा कि उसने कभी पिल किंग एकेडमी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त नहीं की। यदि किसी को उसे शामिल करना है तो पहले उसकी राय भी पूछनी चाहिए। फिर उसने दृढ़ता से घोषणा कर दी कि वो पिल किंग एकेडमी में शामिल नहीं होगा। उसकी स्पष्टवादिता देखकर हुआंग ही जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा कि यदि लिन युआन की यही इच्छा है तो पिल अलायंस कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करेगी। लिन युआन के इस साहसिक उत्तर से प्रभावित होकर हुआंग ही ने उसे एक अनमोल उपहार दिया, 7th ग्रेड रेजरेक्शन पिल। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति में प्राण की एक सांस भी शेष हो तो ये दिव्य पिल उसे मृत्यु के मुंह से वापस ला सकती है। लिन युआन ने तुरंत समझ लिया कि यह केवल इनाम नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक अमूल्य जीवन रक्षक खजाना है। उसने आदरपूर्वक पिल स्वीकार की और सभी वरिष्ठों का धन्यवाद किया। लेकिन तभी चिन शुआन ने बताया कि उसका आज यहां आने का असली उद्देश्य कुछ और है। उसने कहा कि वो केवल परीक्षा देखने नहीं आया बल्कि फेलो डाओइस्ट हेलिन के लिए न्याय मांगने आया है। उसके इतना कहते ही हेलिन आगे बढ़ा। उसे देखते ही लिन युआन का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि यही वही रहस्यमयी व्यक्ति है जिसकी मौजूदगी शुरू से ही उसे असहज महसूस करा रही थी। अब उसे समझ आ गया कि असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट नेक्स्ट पार्ट अगर आप इसका अगला भाग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। और ऐसे ही शानदार डोंग हुआ, मैन हुआ और कल्टीवेशन स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।